सभी को नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार त्रिवेदी सर। थैंक यू सर। हम्म। प्रणाम सर। जय श्री राम सर। जय जय श्री श्री राम राम। सर। सर आप सबको अपनी आवाजों से पहचान रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। आप वीडियो बंद रखोगे? वैसे मैं बहुत कमजोर हूँ आवाज सुनने में, है ना। मेरा सगाई अच्छा। हुआ था तो मेरी वाइफ ने, होने वाली वाइफ ने अलग अलग नंबर से फोन किया। आ रहे थे बारात की बस में। हाँ भैया, मैं एक भी बार फोन से एक भी बार आवाज नहीं पहचान पाया। और मालूम पड़ा कि मेरी 8-10 सालें आई थी मेरी शादी में। हाँ। हाँ, तो फिर मैं बड़ा फंस गया। हाँ, फिर मेरे को, है ना, ना खाना हजम हुआ ना कुछ हजम हुआ। अभी तक भी मैं कहीं जाता हूँ तो वो यही बोलते हैं कि आपने हमारी दीदी की आवाज नहीं पहचानी। हाँ, अब इसमें मेरा क्या कसूर है ना। तो ठीक है, हो जाता है, अभी भी सर नहीं पहचान आपको पाता हूँ। आपको हाँ। एस्ट्रोलॉजी की ज्योतिष विद्या दी है ना, बाकी विद्या किसी और को दे दी। हाँ। हाँ, तो अभी भी कोई मेरे को करता है ना, मेरी साली का भी अननोन नंबर से फोन करती है। हाँ, मैं फिर गोता खाता हूँ। हाँ, वो ऐसे फोन करती है, हेलो, मुझे कोर्स ज्वाइन करना है। हाँ, मैं तो कहता हूँ करो, अब मेरा तो काम है ना। हाँ भैया। तो बोलते हो कि मैं आपकी साली बोल रही हूँ, लास्ट में पहले बोलना चाहिए ना, मैं क्या पता। हाँ। ओके। हाँ। तो सभी मेंबर सबसे पहले तो वीडियो ऑन रखें, ताकि मैं आपको चेहरे से पहचान पाऊँ। आपको मालूम पड़ गया ना गुरुजी की आवाज की स्थिति क्या है। हाँ। हाँ। वो मेरी तो ध्यान ज्योतिष ही एक ही है। दीजिएगा। सब मेरी ज्योतिष और आपकी आवाज की स्थिति एक ही है। है ना। ओके। तो अच्छा, नीचे सुनीता मैडम, राज सर, कौस्तुभ सर, हर्षला मैम, अंजलि मैम। हाँ, मित्तल साहब नमस्कार। गुड इवनिंग हम्म। सर। मैं ओपीडी में हूँ तो शायद मैं थोड़ा साइलेंट पे रहूंगा। मैं बीच में ओपीडी में हो? पेशेंट भी डॉक्टर देख और रहा हूँ। डॉक्टर जी काम भी, आधा जीवन ओपीडी में जाता है उन लोगों हाँ का। जी। है ना। जी। हाँ। तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा पूरी सुनने की, बाकी रिकॉर्डिंग देखूंगा क्योंकि मेरा ठीक। ओपीडी का टाइम रहता है जी। बहुत चलिए। अच्छी बात है। जी चलिए। सर। हाँ। ओके। सर कौन बाकी सी डॉक्टर मेंबर्स है भी सर? वीडियो ऑन करिए, हाँ, कल्याणी रहमान जी। मैडम। हाँ। सर ये कौन रहमान सी जी। डॉक्टर है? मित्तल सर। अरे अभी रहमान जी। बताएंगे, अभी सबका मैं परिचय दूंगा। रहमान हाँ। जी। हाँ ना, अभी सबके बात करेंगे। हेलो। ठीक है। तो नीचे वाले लोग भी वीडियो ऑन करें, एक एक बार मुझे, है ना, सबका चेहरा मालूम पड़ जाए। हाँ, ऐसा मालूम पड़े कि कोई व्यक्ति चाय वाय पी रहा है ना, भारत साउथ अफ्रीका का रिकेप देख रहा है। हाँ, नहीं देखा था कल मैच, और मालूम पड़े क्लास भी चल रहा है। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सही है कि नहीं हाँ है? जय हाँ। श्री मैडम मैं राम सर। ईएनटी सर क्या अश्विन ईएनटी है सर। डॉक्टर ना, हूँ, उनकी नाक कान चाय गले की का। खुशबू हमारे तक भी पहुंच जाएगी। हाँ, इधर मित्तल सर ने कह दिया कि मैं नाक काल गले का डॉक्टर हूँ। ठीक है, आपको ओ उत्तर मिल गया। ईएनटी सर, आर यू ईएनटी? यस यस मैम, आई एम ईएनटी सर्जन है। Okay, great, sir. Maybe we can consult you later. आप पोस्ट एनी ग्रेजुएट। टाइम। So you एनी are टाइम। from Delhi? मैम आई एम बेस्ड इन बुलंदशहर, इट्स अ टाउन नियर दिल्ली, कम्स इन दिल्ली Yeah, एनसीआर। I know बुलंदशहर। मेरा ओरिजिन बुलंदशहर से है, मेरे दादाजी अरे का। क्या बात है, क्या बात है। अग्रवाल हूँ हम्म। ना मैं, बुलंदशहर जेवर। ओके जेवर, वेरी नियर टू अस। हाँ जी सर। जी। चलिए, मैं कल्याणी मैडम करते हैं बात, चर्चा करेंगे आगे। ठीक है हाँ जी मित्तल सर। सर, अभी ओके। आपकी क्लास का समय है सर। हाँ। हाँ। हाँ, एक बार वो नए नए स्कूल में आते हैं ना, एक बार सब दोस्त बन जाओ। हाँ, तो फिर बोलो कि आप हमारे घर पे आओ नाश्ता करने। हाँ, फिर बढ़िया लगता है। हाँ, सीधे पहले दिन दोस्त बन जाओ, नाश्ता वास्ता करने आओ। तो लोग बोले पढ़े वढ़ी नहीं कर रहे हो, नाश्ता करवा रहे हो। ठीक है। चलो। तो अच्छा, आप सभी किताब कॉपी लेके बैठे हो? मैं आशा करता हूँ कि बैठे होंगे। हाँ अश्विन सर, अच्छा। कॉपी किताब हाथ में है? सर जय श्री हाँ। राम। हाँ हाँ। अभी ना, जैसे वो शपथ दिलवाते हैं ना, मोदी जी राजनीति में जाते हैं, हर बार शपथ दिलवाते हैं उन लोगों को। है ना, हर बार वो 5-5 साल बाद शपथ दिलवाते हैं। इसलिए भी दिलवाते हैं कि कभी भूल गए हो, हाँ बड़े लोग हैं, तो वापस याद आ जाए। तो अभी आज भी मैं आपको शपथ दिलवाऊंगा। हाँ, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा कल्याणी मैडम का होगा। हाँ, कुछ कुछ शपथ ऐसी रहेगी। तो वो शपथ शपथ ये है। हाँ। हाँ शबनम मैडम, पहले आपका हैंड राइज है, आपका सवाल ले लेता हूँ। क्या विशेष प्रश्न? सवाल ये तो मेरा तो हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, कहने नहीं दे रहा मैंने है, उनका राहु अटक गया है। हाँ, नेट अटक गया है। हाँ। ओके। तो अच्छा। हम्म। हाँ, शबनम मैडम हैंड राइज कर रखा है, नेट आपका नहीं चल रहा है शायद प्रॉपर। हाँ, फिर भी आप अपना बात कह सकते हैं, उसके बाद हम क्लास पे आगे चर्चा चालू करेंगे। हम्म। ठीक है, लक्ष्मण सर, आप नेपाल से हो, वीडियो ऑन कर सकते हो तो कर लीजिए।
है ना, पता चले कि भैया हाँ नेपाल में भी क्या स्थिति चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है कि हम सभी ज्योतिष में यहाँ पे आए हैं, और आपको इस वर्कशॉप का मैं अहमियत समझा देता हूँ और इसका टारगेट समझा देता हूँ, इसका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। तो इसका लक्ष्य ये है कि हमें 9 दिन के अंदर प्रिडिक्शन सीखना है। ठीक है, 9 दिन के अंदर आपको रेमेडीज समझना है। इसके अलावा आप एज ए प्रोफेशनल कार्य चालू करना चाहते हो तो आपको विथ इन 9 डेज स्टार्ट करना है। समझ में आ रहा है? सिर्फ सीख कर सीखते सीखते हमें कुछ नहीं होगा, हमको अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि शुरुआत में 2-4 कुंडलियां पे फ्री पे काम करो, नहीं तो 50 रुपए का फीस रखो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको 9 दिन के अंदर सारी चीजें यहाँ पे सिखाया जाएगा विथ इन रेमेडीज, है ना। मतलब लोग बिना उपाय के नहीं जाते हैं ना, तो एक बहुत शानदार रेमेडीज के साथ में आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। तो उसके लिए अपने दिमाग में एक चीज बिल्कुल फिट करके बैठा लो कि हमें ज्योतिष के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। हम ज्योतिष में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन हमको इतना विश्वास है कि हम 9 दिन के अंदर सब कुछ जान जाएंगे और बहुत अच्छे से अपना काम चालू कर देंगे। हाँ, ये अपने दिमाग में सूचना दो। क्या सूचना दोगे? कि हमें 9 दिन के अंदर सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। हमने अभी तक कुछ भी पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, हमें उसकी आवश्यकता भी नहीं है। होता क्या है कि कई सारे लोग बहुत टाइम से ज्योतिष पढ़ रहे हैं, उन लोगों के दिमाग में एक पहले से एक फितूर बैठा हुआ है, अरे भैया इतने साल हो गए अभी तक तो कुछ नहीं आया, अब 9 दिन और देख लेते हैं। हाँ हाँ, तो ऐसे माइंडसेट से नहीं आना है। ये माइंडसेट रखना है कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा डे 1 है, और आप मेरे पे विश्वास रखो, 9 दिन के अंदर आपको ज्योतिष शास्त्र आ जाएगा। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, एकदम फ्री माइंड हो गया सबका। हाँ, तो बिल्कुल अपना दिमाग एकदम खाली रखो। पता है भगवान हमारा नया जन्म क्यों करवाता है? हाँ, नहीं तो भगवान को टेंशन नहीं है, आदमी को 200-300 साल जिंदा रखता, बोले तो इसी जन्म में भोग, पूरा जन्म का चक्कर ही खत्म करते हैं। लेकिन भगवान को पता है ये क्या भोगेगा, ये बेचारा परेशान हो जाएगा, है ना, बूढ़ा हो जाएगा, बाल बाल उड़ जाएंगे। हाँ, फिर कैसे इसका जीवन जिएगा, रस खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने फिर बार बार पुनर्जन्म की व्यवस्था करवाया, और पुनर्जन्म की व्यवस्था में सबसे बढ़िया एक काम करवाया कि आदमी को कुछ भी नहीं पता होता। हाँ, पिछले जन्म में मैं ही ऋषि पाराशर जी था, लेकिन मुझे नहीं पता है। हाँ, मैं कहता फिरता हूँ लोगों की मैं ही ऋषि पाराशर जी हूँ। हाँ, लेकिन मेरे कहने से क्या होगा हमें थोड़ी पता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हमको नहीं पता। हाँ, आप भगवान श्री राम के अवतार थे पिछले जन्म में, आज से 100 जन्म पहले आप भी खुद भगवान श्री राम थे। आपको पता है आज? हाँ, नहीं पता। अब पता हो जाए तो आप कुछ काम ही नहीं कर सको। तो ये मानकर चलो कि जब ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था किया कि हमें अपने पिछले जन्म का एक भी रिकॉर्ड याद नहीं करके रखा है, तो भैया भगवान की कुछ विशेष प्लानिंग रही रही होगी। सही है कि नहीं है? गलत तो नहीं कह रहा हूं, कुछ विशेष प्लानिंग रहा होगा ना। तो ये मानकर चलो कि अगर हमें कुछ भी नहीं आ रहा है ज्योतिष में, तो आज से हमारा नया जन्म है। ओके, हाँ, सब कुछ भूल जाओ। ये आपका नया जन्म में जितना करा नहीं करा सारी चीज छोड़कर एकदम फ्रेश माइंडसेट के साथ आइए, आपका बहुत अद्भुत कार्य होगा। ऐसा बोलते हैं फिलोसॉफी में कि भैया 2 आदमी के पास बहुत बर्डन होते हैं, या 2 आदमी बहुत बढ़िया तरीके से कार्य कर सकता है। हाँ ना, इसको बिल्कुल उल्टा भी ले सकते हो। कैसे? कि एक तो वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, ठीक है, उस व्यक्ति के ऊपर बहुत प्रेशर नहीं रहता। जैसे किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में 2-4 करोड़ रुपए कमा लिए है, अब उसका फाइनेंशियल नहीं भी चलेगा तो भी दिक्कत नहीं है, फिर वो रिस्क उठा भी लेता है ना, 5-15 लाख रुपए का फर्क नहीं पड़ता। एक वो व्यक्ति है जिसके पास खोने को कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो खड़ा है, एक भी रुपया नहीं है, उसको बिल्कुल टेंशन नहीं है जीवन में खोने का। एक तो उस व्यक्ति को खोने का टेंशन नहीं है जो फाइनेंशियली फ्री हो चुका है। 10-15 लाख का नुकसान पड़ गया शेयर बाजार में, तो भाई साहब को सली नहीं आ रहा सिर पे कि वहां पड़ा है, यहाँ नहीं वहां पड़ा था, बाद में देखेंगे 2 साल बाद, और वही चीजें प्रॉफिट में निकल जाता है। भाव तो बढ़ती ही है ना, तो घटता तो है नहीं लॉन्ग टर्म के लिए, हमेशा के लिए। हाँ, दूसरा वो व्यक्ति बिल्कुल सेफ खड़ा होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, 1 रुपया ही नहीं भैया। अब क्या खोओगे? हाँ, तो आप किस पोजीशन पे हो? हाँ, दोनों ही स्थिति बता दी। आपको लगता है कि आप बिल्कुल ज्योतिष में उस लेवल पे जा चुके हो, तब भी कोई डर नहीं है।
हाँ, डर रहेगा ही नहीं कि क्या फर्क पड़ेगा, क्या पाया क्या खोया। दूसरा, आपको ये महसूस होना चाहिए कि हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है। आज वाली क्लास से जो भी सीखेंगे हम कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे। क्या खोगे आप, कुछ खोने के लिए है? तो एकदम इस तरह के माइंडसेट से आइए कि या तो आपने ज्योतिष को पूरी तरह से पार कर लिया, या फिर आज डे वन है और मैं ये चाहता हूं कि बिल्कुल डे वन की तरह आई है। हाँ, आज विराट कोहली उस तरह से नहीं खेल सकता, लेकिन नया नया व्यक्ति अभिषेक शर्मा वो खेलेगा बेचारा, उसका लगता है उसको करियर बनाना है, डे वन है। हाँ, तो डे वन के साथ आइए। और आज की क्लास में सबसे पहला क्लास हमारा इसी चैप्टर पे रहेगा कि जिनको ज्योतिष में कुछ भी नहीं आता है, मैं एक ही सेशन में सबसे पहले वो सारे मेंबर्स को ग्रह के, राशि के और भाव के कारक तत्व याद करवा दूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हमारा सिंपल पकड़ हो जाएगा, फिर आप बहुत अच्छे से काम कर सकेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं भगवान श्री राम का नाम लेके। और भगवान श्री राम हमारी क्लास में हमेशा उपस्थित रहें, ऐसी आप विश्वास रखें। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। हाँ, मेरा परिचय नहीं दूंगा, आप लोग मुझे जान ही जाओगे 9 दिन के बाद, फिर आप खुद मेरा परिचय निकालते रहना। सीधा अपन क्लास पे बात करेंगे। चलिए, तो ज्योतिष में जो बिल्कुल फ्रेश साइड वाले हैं, कुछ भी नहीं पता है, आपको बस छोटी सी बातें ध्यान पे लगाना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हाँ, रामायण ज्योतिष की छोटी सी झलक दूंगा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट जैमिनी ज्योतिष का है। लेकिन एक छोटी सी झलक जिसके माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि हमें कैसे अपने जीवन में ग्रह, राशि, नक्षत्रों को याद करना है। तो काल पुरुष कुंडली इसको बोलते हैं, जो ज्योतिष में बिल्कुल पहली बार आए हैं, आपको इस तरह का एक कुंडली दिखेगा। अच्छा, इस कुंडली का मतलब क्या है? तो इस कुंडली को आप बोल दो कि आकाश, आकाश की गणना सारे इन्हीं के अंदर होती है। ये कुंडली मोटे तौर पे 360 डिग्री है। 360 डिग्री का वर्णन है। 360 डिग्री को बोलते हैं ब्रह्मांड या फिर आसमान, जो हम खुली आंखों से, बंद आंखों से, कहीं से भी आप देखो, रात को आसमान देखते हो, दिन को तो क्या देखोगे, सूर्य देखने नहीं देता। हाँ, रात को आप देखना आराम से, भी शाम क्लास हो जाएगा ना, उसके बाद आसमान को देखना। तो हम अपनी जन्म कुंडली से पूरे आकाश मंडल को समझते हैं। आकाश मंडल में क्या क्या चीजें हैं वो हम अपनी जन्म कुंडली से समझते हैं। तो ये मानकर चलो कि हमारी जन्म कुंडली कितनी मिस्ट्रिकल हो सकती है, कितना उसके अंदर रहस्य हो सकता है, क्योंकि आसमान को कोई व्यक्ति पूरा नहीं जान सकता। तो भैया, हम अपनी जन्म कुंडली को क्या कभी पूरा जान सकते हैं? हाँ, कोशिश कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास कर सकते हैं। फिर भी कोई व्यक्ति इसमें संपूर्ण हो जाए तो अभी तक ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है ना। स्वयं विष्णु ही इसमें संपूर्ण हो सकते हैं, अन्य कोई भी व्यक्ति इसमें कभी पूर्णतः इसमें, है ना, संपूर्णता की बात नहीं कर सकता भगवान के अलावा, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत गहरा है। तो ये 12 भाव हमारे जन्म कुंडली में होते हैं। अब ये क्यों, कैसे 12 भाव होते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसका लॉजिक बता देता हूं कि हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे इसको 12 भाव का वर्गीकरण किया और कौन सी राशियां कहाँ कहाँ आती है। तो गणित में एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट आता है कि माना की, है ना, ऐसा गणित में पढ़ते हो ना, तो ऐसा लिखते हैं कि माना कि x की वैल्यू 5 है ना, ऐसे लिख देते हैं, है ना। y की वैल्यू फलाना है, बताइए z की वैल्यू कितना होगा, ऐसे करते थे ना सवाल। तो आज हम भी मान लेते हैं कि माना कि काल पुरुष कुंडली में पंचम भाव में सिंह राशि आती है, ठीक है। उसके बाद माना कि काल पुरुष कुंडली में चतुर्थ भाव में कर्क राशि आती है। उसके बाद आपको कुछ भी मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ चीजें हम फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान देना है, हमारी जन्म कुंडली में काल पुरुष कुंडली का अर्थ होता है, कई कई बार लोग है ना कठिन कठिन शब्दों से परेशान हो जाते हैं कि भैया काल पुरुष मतलब क्या, कोई काले रंग का पुरुष होगा क्या? हाँ हाँ, तो काले रंग का पुरुष नहीं है। काल का अर्थ होता है समय, हाँ, और पुरुष का अर्थ होता है हम स्वयं, ठीक है, या फिर ईश्वर, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। तो मतलब हमारा समय कैसा चल रहा है, तो हम एक काल पुरुष कुंडली बनाते हैं जो कि हमारी स्वयं की कुंडली होता है। तो काल पुरुष कुंडली में हम ये मानकर चलते हैं कि पंचम भाव में सिंह राशि आती है, चतुर्थ भाव में कर्क राशि आती है। आगे इसको एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। उसके बाद आपको ये सौर मंडल का चित्र दिखाई दे रहा है, उस पर ध्यान लगाना है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग है ना बेसिक एजुकेशन प्राप्त करके आए हैं, ठीक है। ये कक्षा 5वीं में ही आ जाता है, उसके पहले ही आ जाता है भूगोल में, ठीक है। तो भूगोल में मालूम पड़ जाता है कि भैया सूर्य के कौन से ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो जो ग्रह सूर्य के चक्कर लगाएगा उसको अपन को काउंट करना है। तो सूर्य के सबसे नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है? तो बुध है।
सूर्य के सबसे नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है? तो बुध है। तो ऋषि पाराशर जी ने कहा एक तरफ बुध का राशि लिख दीजिए मिथुन, एक तरफ बुध का राशि लिख दीजिए कन्या। हाँ, उनको जिस तरह के नाम याद आए उस तरह से लिख दिए। आपको आज की भाषा में जो नाम डालना हो वो डाल सकते हो, लेकिन ये वैदिक की भाषा है, वेदों की भाषा है, उन्होंने कुछ सोच समझकर इस तरह की शब्दावली, इस तरह का नामकरण किया होगा। उसके बाद बुध के नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा आता है? तो बुध के जस्ट नियरेस्ट प्लेनेट आता है शुक्र। तो एक तरफ हम डालेंगे शुक्र की वृषभ राशि, एक तरफ हम डालेंगे शुक्र की तुला राशि। ठीक है। उसके बाद कौन सा ग्रह आता है सूर्य के चक्कर लगाने में? पृथ्वी। चूंकि हम पृथ्वी से बैठे हैं तो पृथ्वी की बात नहीं करेंगे, सारा का सारा पृथ्वी को ही मानकर हम चल रहे हैं। तो पृथ्वी के बाद आता है मंगल। तो हम क्या करेंगे? एक तरफ मंगल की राशि डालेंगे, एक तरफ मंगल की ये वाली वृश्चिक राशि आ जाएगा, एक तरफ मेष, एक तरफ वृश्चिक। उसके बाद बात करेंगे कि मंगल के बाद कौन सा ग्रह आता है सूर्य के चक्कर लगाने में? तो एक तरफ आता है गुरु और दूसरी तरफ भी गुरु। तो एक तरफ लिख देंगे गुरु की धनु राशि, एक तरफ लिख देंगे गुरु का मीन राशि। इसी तरह से सबसे लास्ट वाला ग्रह कौन सा होता है? सेटर्न। तो एक तरफ लिख देंगे मकर राशि, एक तरफ लिख देंगे कुंभ राशि। तो काल पुरुष कुंडली का निर्माण कैसे किया गया? कोई व्यक्ति आपसे पूछे, है ना, सामान्य ज्योतिष का सिद्धांत है कि कैसे निर्माण किया गया। कह रहे भैया जो ग्रह, है ना, जो ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाता है उसी के आधार पर किया गया। सबसे पहले बुध आता है तो पहले बुध की राशियां लिख दिया, उसके बाद शुक्र आता है तो शुक्र की राशियां लिख दिया, फिर मंगल आता है तो मंगल की राशि लिख दी, फिर गुरु आता है तो गुरु की राशि लिख दी, फिर शनि आता है तो शनि की 2 राशियां लिख दी। इस तरह से हमारी जन्म कुंडली में काल पुरुष कुंडली के माध्यम से राशि का अलॉटमेंट हुआ है, और अलॉटमेंट का आधार है सिर्फ और सिर्फ ग्रह की प्लेसमेंट, कि भैया सूर्य के सबसे करीबी ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे देखो सूर्य के सबसे करीबी ग्रह बुध है, उसके बाद कौन सा है? तो शुक्र है, फिर कौन सा है ना, पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर जुपिटर है, और लास्ट में सैटर्न है। तो इस तरह से हमें चीजों को समझना है। अब हमारे वेदों में एक बहुत अच्छा सा सूत्र आता है ना, इसको बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। प्रत्येक 4 वेदों में 4 अलग अलग तरह के सूत्र हैं, जिसमें एक ही बात बोला जाता है, हाँ, कि भैया कि आपका उस वेद का मूल आधार क्या है? तो अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ होता है कि जैसा आसमान है, जैसा आसमान है, जैसा ब्रह्मांड है, वैसे ही हम हैं। मतलब कि ये कि इतने सारे ग्रह, नक्षत्र, राशि, तारे, सितारे, उल्कापिंड, फलाना, ये वो, शनि, मंगल, राहु, केतु, जितने भी आपको आसमान में दिखाई देते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि भैया जितनी बातें आसमान में है ना, उतनी की उतनी ही बातें हमारे मानव शरीर के अंदर भी पाई जाती है। मतलब उन्होंने इतना शोध कर लिया था कि जो ब्रह्मांड में है वो हमारे भीतर भी है। तो इसी अब काल पुरुष कुंडली को हम मानव सिद्धांत में अप्लाई करेंगे कि मानव जीवन में ये काल पुरुष कुंडली कहाँ पे फिट होता है। तो हम सबसे पहले स्वयं को जानेंगे। हमारी ज्योतिष का मूल मोटो यही होता है कि पहले खुद को जाने। हाँ, पहले स्वयं को जानना पड़ता है। जब स्वयं को जान लेंगे उसके बाद आप किसी भी व्यक्ति को जान सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहता है तो सबसे पहले उसको स्पिरिचुअल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति किसी को फाइनेंशियल नॉलेज देना चाहता है तो सबसे पहले उसका फाइनेंस स्ट्रांग बहुत होना जरूरी है। कोई व्यक्ति किसी को, है ना, बड़े पद पे कैसे कार्य करना है वो सिखाना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपने जीवन में बड़ा पद हासिल करना बहुत जरूरी है। अगर आप वो चीज ही हासिल नहीं कर सकते हैं और लोगों को देने चलोगे, उसको बोलते हैं कि भैया खोखला आदमी है। हाँ, खोखला आदमी कैसे बोलते हैं? कि आपको तो कुछ नहीं पता लेकिन लोगों को जरूर ज्ञान बांट रहे हैं। तो इससे समाज में उस गुरुत्व की वैल्यू घटती है और उसमें हमारी आत्मा खोखली हो जाती है कि आपको तो नहीं पता लेकिन हमको तो लोगों को ज्ञान बांटना है। ये ज्ञान ना आपकी आत्मा के विकास के लिए शुद्ध रहेगा, ना आप किसी लोगों का भला कर सकते हो। आपको हमेशा, है ना, डिमोटिवेशन, आप हमेशा ये फील करोगे कि जीवन में सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पाया, अपने आप को खोकर चले गए। तो सबसे पहली चीज ये है कि स्वयं को जानना बहुत जरूरी है। और स्वयं को जानने के लिए हमारे मानव शरीर में ये सारी की सारी राशियां कहाँ आती है, ये सारे के सारे ग्रह कहाँ विराजमान है, इतना हमें जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो मालूम पड़ेगा कि आप राशियों को ढूंढते फिरोगे कि भैया कर्क राशि में क्या आता है, मकर राशि में क्या आता है। तो हमें किसी भी राशियों को कहीं पर भी जाके ढूंढने की आवश्यकता नहीं है।
सिर्फ आपको अपने देह को समझना है, अपने बॉडी को समझना है, स्वयं को जानना है, किसी और को जानने की आवश्यकता ही नहीं है। और जो व्यक्ति स्वयं को जान लेगा वही व्यक्ति बहुत अच्छा ज्योतिषी हो सकता है, क्योंकि ज्योतिषी का अर्थ होता है कि व्यक्ति ईश्वर के सबसे करीबी व्यक्ति है ना। यही वो व्यक्ति है जो ईश्वर के दर्शन करवा सकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो इतनी गहरी गहरी बातें कर दी गुरु के लिए, है ना। गुरु के लिए, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक आदर्श गुरु ऐसा होना चाहिए कि भैया ब्रह्मा विष्णु और महेश भी अगर खड़े हों और आपका गुरु सामने खड़ा हो, तो हिंदू सनातन संस्कृति ये बोलती है कि सबसे पहले उस व्यक्ति को गुरु का सिलेक्शन करना चाहिए, गुरु के शरण में जाना चाहिए। गुरु का वैल्यू ईश्वर से भी बड़ा है। तो हम ये समझें कि इतनी सारी बातें हमको हमारे जीवन में कैसे समझ में आएगा, तो इसके लिए आपको चाहिए एक योग्य गुरु। ठीक है, हाँ, एक योग्य गुरु। अब आप बोलोगे सर गुरु कौन है, तो एक द्वापर युग में एक बहुत, है ना, बहुत शानदार व्यक्ति का जन्म हुआ था, है ना, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति था। ठीक है, वो घूमता फिरता रहता था गोकुल वृंदावन की गलियों में। उसका नाम है कृष्ण। उससे बड़ा गुरु ना कभी भूतकाल में कभी हुआ और ना कभी भविष्य काल में कोई व्यक्ति हो सकता है। वर्साटाइल व्यक्ति है। हाँ, कैसे आपको भौतिक जीवन जीना है, कृष्ण से ज्यादा भौतिक जीवन जीने वाला इस दुनिया में कोई व्यक्ति पैदा ना हुआ। कैसे आपको आध्यात्मिक जीवन जीना है, आपने जिसको प्रेम किया वो प्रेम आपको जीवन पर्यंत नहीं मिला, आपकी आंखों में बसा रह गया। इससे बड़ी स्पिरिचुअलिटी क्या चाहिए कि कृष्ण राधा को छोड़ के गए और उसके बाद कभी उसको राधा का दर्शन तक ना हुआ। इससे बड़ी स्पिरिचुअलिटी क्या चाहिए। तो कृष्ण के अंदर भौतिक में पूर्णता, आध्यात्म में पूर्णता, धर्म में पूर्णता, अर्थ में पूर्णता, काम में पूर्णता, मोक्ष में पूर्णता। तो कृष्ण हर मामले में बहुत बड़ा गुरु है। इसी को भारतीय सनातन संस्कृति में भगवान श्री राम के बाद अष्टम अवतार कहा जाता है, जो कि पूर्ण अवतार के रूप में हम बोलते हैं। चलिए, तो अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये सारी राशियां जो हमको लगता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, भृगु ऋषि, ऋषि पाराशर जी बैठ के चर्चा कर रहे होंगे और उन्होंने इस तरह की राशि का नाम लिखा, तो ये कैसे लिखा, इसको जानने के लिए हमें अपने आप को समझना पड़ेगा। तो काल पुरुष कुंडली का मेष राशि कहाँ आता है, तो काल पुरुष कुंडली का मेष राशि को कहते हैं हमारा सर। हाँ, मेष राशि मतलब हमारा सर। आपका सर कैसा है, कितना आपका बुद्धि चलता है, हाँ, बाल वाल तो नहीं उड़ गए हैं, सारी बातें मेष राशि से इंडिकेट किया जाता है। वृषभ राशि को बोलते हैं चेहरा। हाँ, कि चांद से सुंदर चेहरा है, कितनी अच्छी आंखें हैं, कैसे आपके गाल हैं, कैसे आपके होंठ है, कैसे आपके कान हैं, कैसे आपकी नाक है, सारी की सारी चीजें वृषभ राशि से देखा जाता है। तो भैया कमाल देखिए कि सबसे जबरदस्त कमाल तो वृषभ राशि का ही होता है ना, कि आपका चेहरा अच्छा नहीं हो तो आप हर काम में डिमोटिवेट। वृषभ राशि है, इसको बोलते हैं कि भगवान शिव की सवारी। वृषभ मतलब बैल, नंदी, नंदी महाराज। हाँ, भगवान शिव के मंदिर जाओगे ना तो सबसे पहले वहां पे नंदी मिलेगा। नंदी को संस्कृत में कहा जाता है वृष, है ना। इसी को वृषभ राशि बोलते हैं। मतलब सबसे यूनिक राशि होती है वृषभ राशि, क्योंकि ये आपके पूरी तरह से आपके चेहरे को इंडिकेट करता है। और भैया चेहरे में तो सारी चीजें हैं, नाक, कान, आंख, मुंह, होठ, सारी की सारी चीजें आपके चेहरे में आती है। तो ये ध्यान देना है। तीसरे भाव से क्या देखते हैं, मिथुन राशि से क्या देखते हैं, तो मिथुन राशि से आपकी हाथ। हाँ, आपके हाथ कैसे काम करते हैं, आपके दोनों हाथ, आपकी, है ना, भुजाएं, भुजा बल ताकत, इसको बोलते हैं मिथुन राशि। कर्क राशि को बोलते हैं आपका हृदय स्थल। हाँ, आप बोलोगे सर कर्क राशि कहाँ है, तो आपकी जन्म कुंडली में कर्क राशि आपका स्वयं का हृदय स्थल है। आपका हृदय बहुत शुद्ध है। आप किसी भी व्यक्ति को देखकर पवित्र भावनाओं से बात करते हो, आप एकदम उसके लिए अच्छी बातें सोचते हो। आहा, आप देवता आदमी हो। हाँ, आप छोटे मोटे देवता ही मानकर चलो कि अहम ब्रह्मास्मि वाला फील ही आप तब कर पाओगे जब आपका हृदय बहुत बढ़िया होगा। पंचम भाव काल पुरुष कुंडली में क्या है, नाभि मंडल। क्या बोलते हैं, पंचम भाव को बोलते हैं सिंह राशि। ये काल पुरुष कुंडली में आता है नाभि मंडल। ऐसा हमारे ऋषि मुनि बोलते हैं कि भैया पूरे शरीर को ऊर्जा देने वाला अगर कोई केंद्र बिंदु है तो उसको बोलते हैं नाभि, उसको बोलते हैं नाभि। और भारत का कल्चर इतना स्टैंडर्ड था, इतना प्रैक्टिकल था कि चाहे मेल हो
चाहे फीमेल हो, दोनों को अपना नाभि ओपन रखना अनिवार्य है। ये वेस्टर्न कल्चर वाले बोलते हैं कि भैया हम तो ज्यादा मॉडर्न है। अरे तुम काय के मॉडर्न हो, तुमको नहीं पता भैया। भारत के लोग इतने मॉडर्न हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को अपना नाभि मंडल ओपन रखना पड़ता है। अब है ना, मेल ने तो शर्ट पैंट पहनना चालू कर दिया, वरना पहले लोग है ना ये पहनते थे, है ना, कुर्ता और धोती टाइप कपड़ा पहनते थे, तो नाभि ओपन रहता था। फीमेल साड़ी पहनती है, हाँ फीमेल साड़ी पहनती है, और साड़ी का एक ही सबसे बड़ा खासियत ये है कि पूरी फीमेल ढकी हुई रहती है, उसका नाभि ओपन रहता है। ये इतना कमाल है हिंदू सनातन संस्कृति में कि नाभि मंडल ओपन रखा जाता है, इसलिए क्योंकि ये पूरी शरीर का सोर्स है। आगे और गहरी बातें करूंगा। छठा भाव कन्या राशि से क्या देखते हैं, तो कन्या राशि से देखते हैं उदर, पेट के नीचे का भाग, है ना, पेट के नीचे का भाग। तुला राशि से और वृश्चिक राशि से प्राइवेट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। हाँ, गुप्त अंग की बात तुला राशि और वृश्चिक राशि से किया जाता है। इसके बाद बात करेंगे धनु राशि से। धनु राशि हमारे जंघा का होता है। धनु राशि हमारी काल पुरुष कुंडली में जंघा को रिप्रेजेंट करते हैं। मकर राशि हमारे घुटने को रिप्रेजेंट करता है, और कुंभ राशि हमारे पांव को रिप्रेजेंट करता है, और मीन राशि हमारे चरण को रिप्रेजेंट करता है। मतलब काल पुरुष कुंडली के आधार पर हमें अपना जीवन में राशियां याद हो जाना चाहिए कि अगर आपके चरणों में चोट लगा है तो मीन राशि पीड़ित है, ध्यान दो। हाँ, अगर आपका हाथ वाथ दर्द बहुत ज्यादा होता है तो मिथुन राशि में समस्या है। अगर आपको बार बार बहुत बीमारी आती है, हाँ सिंह राशि पीड़ित है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। या तो सिंह पीड़ित होगा या पंचम पीड़ित होगा। आपको लगता है कि मेरे को तो बार बार है ना हृदय रोग जैसी बीमारियां लग जाती है, या फिर बहुत टेंशन लेते हैं, हाँ, या तो कर्क राशि पीड़ित है, या फोर्थ हाउस कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में निश्चित तौर पे पीड़ित होगा। हाँ, फीमेल में पीरियड टाइम से नहीं आता है, मेल में है ना प्राइवेट पार्ट में समस्या है, ठीक है, किसी न किसी तरह का बीमारी लग जाता है, तो ये मानकर चलो कि भैया वृश्चिक राशि अष्टम भाव में कहीं न कहीं व्यक्ति के जीवन में समस्या है, कुछ भी देखने का आवश्यकता नहीं है। तो एक काल पुरुष कुंडली आपको आसमान में न देखते हुए हमें अपने शरीर के माध्यम से इसको समझना आवश्यक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो रहा है। यहाँ पे और स्पष्ट हो जाएगा कि अब आपसे कोई पूछे कि प्राइवेट पार्ट ऑफ द बॉडी के कारक ग्रह कौन है, क्या बात करना। हाँ बताया ना, तुला राशि और वृश्चिक राशि प्राइवेट पार्ट ऑफ द बॉडी, इन दोनों के मालिक कौन है, शुक्र और मंगल हमारे जीवन में प्राइवेट पार्ट ऑफ द बॉडी की बात करते हैं। आपसे भी बोले कि हमारे जीवन में पांव का कारक ग्रह कौन है, हाँ तो शनि हमारे जीवन में पांव के कारक है। आपसे कोई बोले कि भैया चरणों के कारक कौन है, पादुका के कारण को कारक ग्रह कौन है, तो भारत हमेशा ये बोलता है कि भैया गुरुजी आए तो आपको हाथ वाथ नहीं मिलाना है, गुरुजी आए तो चरण छूने की परंपरा, घर में कोई बड़ा व्यक्ति आए तो चरण छूने की परंपरा है। हाँ, तो इतना ध्यान दीजिएगा कि कम से कम व्यक्ति है ना घुटने तक तो झुके, है ना, इतना तो झुकना चाहिए। और बहुत बड़ा व्यक्ति आए तो आप बिल्कुल नतमस्तक होके उसके चरण का आशीर्वाद लेना है। भारत का एक कल्चर है, कुछ भी याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब यहाँ पे हमने कहा था कि सिंह राशि और कर्क राशि को मान लेना है। हाँ, इसलिए मान लेना है कि कर्क राशि बोलते हैं हृदय, आपकी हृदय गति है ना स्टार्ट होती है यहीं से आपका जन्म होता है, और यहीं से हमारा जीवन काल समाप्त होता है। सिंह राशि, यहीं से आपको सारी ऊर्जा मिलती है। कभी आपने सोचा कि भैया हमारे ऋषि मुनि पहाड़ों में चले गए, गुफाओं में चले गए, तो ये थोड़ी करते थे कि भैया अमेजोन से सामान मंगाते थे कि भैया पिज्जा ले आना, हम 2-4 घंटे तक समाधि में लीन रहेंगे, फिर ऑनलाइन डिलीवरी करवा लेंगे, ऐसे नहीं करते थे। तो फिर क्या करते थे, फिर उन लोगों को खाना पीना कैसे मिलता था, तो उन लोगों को खाना पीना मिलता था नाभि मंडल से। आपको पता है जब ना संतान का जन्म होता है तो वो माँ के पेट में भी नाभि से ही वो सारा का सारा सामान भोजन ग्रहण करता है, और उसके बाद नाल काट दिया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ, जन्म होने के बाद फिर उसके बाद जो वो है नली काट दिया जाता है, तो नाभि से कनेक्शन होता है। अब जब संतान नाभि से भोजन ग्रहण कर रहा है तो आपका नाभि कितना गहरा है। इस नाभि में भारत की सनातन संस्कृति बोलती है अभी ठंड का समय है, हाँ नारियल का तेल लगाओगे, सरसों का तेल लगाओगे तो आपके चेहरे पे है ना डार्क सर्कल दूर हो जाते हैं। हाँ, अगर आपने सरसों का तेल, आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में ठंड आ गया है और बहुत ज्यादा शरीर फट गया है, तो सरसों का तेल लगाना सिर्फ नाभि पे है। हाँ, गाल पे लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। नाभि मंडल पे 2-4 बूंद सरसों की डाल के सो जाइए, आपको फील होगा कि भैया आपका चेहरा सही होने लग गया। नारियल का तेल डालो, आपको लगेगा कि मेरे डार्क सर्कल सही होने लग गए। तो ये नाभि का इतना बड़ा खेल है कि सिर्फ नाभि
के माध्यम से व्यक्ति जीवित रह सकता है। इसलिए हमने माना कि सूर्य और चंद्रमा सबसे बड़ा प्लेनेट है और यही ग्रह हमें रोज सुबह और रात को दिखाई देते हैं। कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल ज्योतिष चल रहा है। चलिए, अब जो नए विद्यार्थी हैं उनको छोटा सा एक समा बांधूंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि आप पहली बार ज्योतिष में आए हो तो ये पता चले कि भैया कौन से ग्रह से क्या क्या देखा जाता है, और इसके लिए स्वयं को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, आप मालूम पड़ो जी कि सर कोई किताब बताओ, हम उस किताब के माध्यम से देखना चाहते हैं, तो किताब के माध्यम से कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। पूरी की पूरी ज्योतिष आपकी खुद की किताब है, आपका खुद का ग्रंथ है। जब तक कोई व्यक्ति स्वयं को नहीं समझ सकता, किसी भी तरह का वेद, पुराण, ग्रंथ, गीता, रामायण, बाइबिल, कुरान, सब के सब फेल हैं। कोई भी व्यक्ति कोई भी ग्रंथ आपको नहीं समझा सकता। इनमें इतना शक्ति ही नहीं है, तो कौन समझाएगा? तो सबसे पहले स्वयं को समझना बहुत जरूरी है कि जैसे ही व्यक्ति स्वयं को समझा, उसके बाद ये सारे के सारे ग्रंथ आपके लिए वरदान साबित हो जाएंगे। ध्यान देना है चीजों को लेकर। हाँ, लोग करते उल्टा है कि पहले ग्रंथ पढ़ेंगे, उससे हमारे जीवन में बदलाव आएगा। पहले आपके जीवन में बदलाव आएगा, उसके बाद ग्रंथ पढ़ने की सार्थकता महसूस होती है। और इसके लिए एक ही चीज को जानना जरूरी है, वो है स्वयं को समझना। तो आज की क्लास में हम सारे ग्रह को कैसे अपने बॉडी में समझेंगे। एक बार इसकी कला आपको समझ में आ गया तो मैं समझता हूं कि आप कोई भी किताब उसके बाद पढ़िए, उसका आनंद ही अलग होगा, उसका वैल्यू ही अलग होगा। तो स्टार्ट करते हैं कि मुझे जानना है कि हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा सूर्य कहाँ है। तो सूर्य का उम्र होता है 0 साल। अब आप बोलोगे सर 0 साल मतलब क्या? तो आप 0 साल का मतलब ये समझिए, मतलब कोई नहीं समझ सकता है इसको। ऐसा कोई पर्सन जिसका उम्र 0 साल है, मतलब पैदा होते से ही बच्चा डे 1 का हो जाता है या कुछ घंटे मिनट का हो जाता है। तो सूर्य को समझने के लिए व्यक्ति को बिल्कुल शून्य काल में जाना पड़ता है। शून्य काल, हाँ, ये सिर्फ है ना, हर मतलब आसानी से हर कोई नहीं जा सकता। गौतम बुद्ध गए हैं, है ना, महावीर स्वामी गए हैं, भगवान श्री राम गए हैं, भगवान श्री कृष्ण गए। इसी को बोलते हैं समाधि। समाधि, शून्य काल, मतलब ना कोई आ रहा है, ना कोई जा रहा है, ना किसी के आने की चिंता, ना किसी के जाने का गम। इसको बोलते हैं शून्य काल। और ये काल समझने के लिए निश्चित तौर पे आपको समाधि करना ही पड़ेगा। ये परम सत्य है कि स्वयं को जानने के लिए आपको जीवन में दिन में 5-10 मिनट इतना फ्री बैठना पड़ेगा, है ना, जीते जी। हाँ, सोने के बाद तो आप बोलोगे सर सोने के बाद तो हम 8 घंटा फ्री रहते हैं। हाँ, जीते जी आपको 5 से 10 मिनट, 15 मिनट इतना फ्री रहना पड़ेगा जिसमें आप ये समझ सको कि ना कोई आया, ना कोई गया, ना कुछ प्राप्त किया, ना कुछ खोया, ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से बैर, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से मोह। हर चीजों को छोड़कर आपको 5 से 10 मिनट रोज ऐसे निकालना है। आप धीरे धीरे महसूस करोगे कि सच में आपने सूर्य को समझा है। हाँ, ये रोज आप सूर्य नमस्कार करके समझोगे कि मैंने सूर्य को समझ लिया, उससे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सूर्य का उम्र ही होता है 0 वर्ष। मतलब ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाए कि ना हमें किसी के आने का ना जाने का गम हो, बिल्कुल स्थिर हो जाए और हम एकदम, है ना, कनेक्ट हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, है ना, हमारे जीवन से, और कनेक्ट हो जाए ईश्वर से। तो इसको बोलते हैं शून्यकाल। हाँ, ये धीरे धीरे महसूस होगा, लेकिन सूर्य के अलावा बाकी सभी ग्रह महसूस हो सकते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सबसे ज्यादा सूर्य पे शोध किया। सबसे ज्यादा, है ना, सूर्य को बोलते ईश्वर है, इसी सूर्य को बोलते राम है, राम को प्राप्त करना। इसीलिए सूर्य पे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है और आसानी से नहीं प्राप्त किया जा सकता। ये बहुत तपस्या का विषय है। और निश्चित तौर पे 5-5 मिनट, 10-10 मिनट भी आप अपने जीवन में, लोग बोलते हैं कि साधना करने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। सिंपल सी बात है, साधना करने का मतलब होता है कि आप चुपचाप जागते हुए शून्य बैठ जाओ। ना कुछ आ रहा है, ना कुछ जा रहा है। आप बहुत अच्छे साधक बन सकते हो। ना आपको अनुलोम विलोम, ना आपको मेडिटेशन, ना आपको सांस, कुछ भी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीजें जो बताते हैं ना, ये इसलिए बताते हैं कि भैया सांसों पे ध्यान लगाओ, तो ध्यान आपका इधर उधर ना भटके। तो एक तरफ केंद्रित रखने के लिए सांसों पर ध्यान लगाने की बात कही जाती है। वरना सिंपल सी बात तो ये है कि आप बिल्कुल शून्य हो जाइए, बिल्कुल शून्य हो जाइए। इतना सा साधना का महत्व है। और सबसे कठिन काम यह है कि या तो व्यक्ति शरीर से काम करता रहेगा, शरीर रुका मन से काम करना चालू कर देगा, मन रुका आत्मा से काम चालू कर देगा, तो व्यक्ति बैठता नहीं है। इसलिए
शून्य होना बहुत बड़ा जरूरी है। और ये शून्य होने के कुछ नियम बताए ऋषि मुनियों ने, जिसको बोलते हैं सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, फिर अनुलोम विलोम, ये आसन वो आसन, बहुत सारी बातें किया गया। लेकिन ये उस पे जाने का, उस मार्ग पे जाने का रास्ता है, वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य इतना सा है कि आप अगर शून्य हो सकते हो बिना सांसों पे ध्यान दिए भी, तो भी आपकी यात्रा बिल्कुल सफल है। चलिए, अब चंद्रमा को प्राप्त करना है, तो चंद्रमा को समझने के लिए आप कोई बोलो कि सर हमें हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा के बारे में कुछ भी नहीं पता, चंद्रमा से क्या देखते हैं? कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में आपने 0 से 3 साल के बच्चे को कभी अनुभव किया है? हाँ, नहीं किया तो करना। हाँ, होता है ना, भाई का लड़का, बहन का लड़का, चाचा का लड़का, चाची का लड़का, भैया कोई तो आपके जीवन, पड़ोसी का लड़का, कभी तो आपने एक छोटे बच्चे को देखा होगा ना, 0 से 3 साल के बच्चे को, जो जो वो काम करता है वो सारे काम चंद्रमा के होते हैं। हाँ, तो क्या करता है ना, बैठा रहता है, मासूम में हंसता रहता है, स्माइल पास करता है ना, अपने आप में कलेक्टर होता है, सारे काम उसके करो, पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, पोटी साफ करो। तो चंद्रमा के जलवे अलग होते हैं कि सारे काम लोग खुशी से करते हैं। तो 0 से 3 साल के बीच में एक माँ और बच्चे का जो संबंध होता है, और वहां पर आपने जो जो भी अनुभव किया छोटे बच्चे के बीच में, वो सारा चंद्रमा से देखा जाता है। तो लोग बोलते हैं कि चंद्रमा पानी का कारक है, तो हाँ भैया, छोटे बच्चे सिर्फ जल से रहते हैं। लोग बोलते हैं चंद्रमा दूध का कारक है, छोटे बच्चे सिर्फ दूध से रहते हैं। हाँ, लोग बोलते हैं कि चंद्रमा तो अमावस्या पूर्णिमा है, तो छोटा बच्चा बेचारा कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी सोता है, कभी जगता है, उसको कोई फिक्स नहीं होता। तो जिस तरह से छोटे बच्चे में जो जो भी गुण पाया जाएगा, वो सारा चंद्रमा के अंदर होता है। छोटा बच्चा बहुत अच्छे से स्माइल करता है, मन खुश कर देता है, तो चंद्रमा भी मन खुश कर देता है। छोटा बच्चा बिना बोले भी अपनी बात मनवा लेता है, तो भैया चंद्रमा के पास भी यही काम है, बिना बोले भी उसकी बात मानना पड़ता है। हाँ, तो जिससे प्रेम होगा ना, तो वो सिर्फ आंखें दिखाएगा, तो आंखें दिखा के भी आदमी काम कर लेता है कि भैया अब हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, तो जो जो 0 से 3 साल के माँ और एक छोटे बच्चे के बीच में होने वाली क्रियाएं हैं, वो सारी चंद्रमा के खाते में डाल दो। तो लोग बोलते हैं कि चंद्रमा स्त्री ग्रह है। हाँ, तो छोटे बच्चे हमेशा अपनी माँ के पास ही रहेंगे। हाँ, आसपास माँ दिखती रहेगी ना, कोई टेंशन नहीं है। अगर माँ चली गई तो बच्चा रोने लग जाएगा। तो चंद्रमा स्त्री का कारक है। उसके बाद बात करेंगे जन्म कुंडली में बुध से क्या देखा जाता है। तो क्या देखना, बुध को देखने के लिए आपको चले जाना है कहाँ पे, हमारे पास में स्कूल है। हाँ, तो रोज बुध को देखता हूँ मैं। हाँ, तो क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 3 3 4 4 5 5 साल के, बस मैडम उनको जो बोलती है वो बच्चे वही करते रहते हैं। अभी आज है ना, गेम्स खिला रहे थे, कुछ करा रहे होंगे ना एक्टिविटी, तो वहां पे बोल रहे थे बच्चों, है ना, कोई भी जाके अभी पानी नहीं पिएगा, ठीक है? तो बच्चे बोल रहे क्या नहीं करेंगे, कि मैडम पानी नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे? तो मैडम बोल रही है सर्दी जुकाम हो जाते हैं धूप में, धूप के बाद डायरेक्ट पानी पीने। सब बच्चे एक साथ बोल रहे हैं। तो ध्यान दीजिए चीजों को लेकर, कि बच्चों को जो सिखाया जाता है बच्चे वही ग्रहण करते हैं। बुध मतलब कॉपी कट, हाँ, कॉपी पेस्ट वाला आदमी है। आपकी आदत ऐसी है कि भैया यहाँ का कॉपी करके वहां डाल दिया, तो ये भी बुध के कारक है। बुध मतलब कॉपी कट करना, बुध मतलब नकल निकालना, बुध मतलब जो सिखाया वही सीख जाता है। जो जो हम 3 साल से लेकर 16 साल की उम्र के बीच में करते हैं, वो सारा बुध होता है। तो बुध होता है दोस्ती का कारक, बुध होता है पीछे से चौक फेंकने का कारक, कि भैया बताओ, कॉपी करने का कारक है, नकल निकालने का कारक है, मस्ती करने का कारक है, गेम्स खेलने का कारक है, मनोरंजन करने का कारक है, बर्थडे पार्टी में जाने का कारक है, छोटी छोटी बार बार पार्टी करने का कारक ग्रह बुध है ना, क्रिकेट मैच खेलने का कारक है। तो जो 3 साल से लेकर 16 साल के जीवन में आपके अनुभव रहे हैं, उसको सारा बुध कहा जाता है। नहीं समझ में आता तो 3 साल से लेकर 16 साल तक बच्चों का पूरा स्कूल लाइफ चल रहा होता है। हाँ, तो चले जाइए स्कूल में और मालूम पड़ेगा कि भैया नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को आप देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा कि बुध के अंदर जितनी वैरायटी है, जितना अपडेट बुध कर सकता है, हाँ, जितना अपडेट बुध कर सकता है उतना कोई भी ग्रह नहीं कर सकता। बच्चे कितने अपडेटेड हैं, नर्सरी वाला बच्चा और 12th वाले बच्चे का जीवन ही अलग हो जाता है। हाँ, तो बुध मतलब बहुत यूनिक ग्रह। आज का जमाना क्या बोलते हैं, बुध वाला जमाना है। अब बुध वाले जमाने में क्या होता है कि आपको रोज अपडेट होना पड़ता है। हाँ, आईफोन 17 अभी लॉन्च हुआ, तो 18 वाला वो नया आएगा, 19 वाला वो नया आएगा, हर समय अपडेट, 6 महीने के बाद चीजें अपडेट, हाँ, 1 साल के बाद चीजें अपडेट।
तो आप समझो कि बहुत अपडेट वाला युग आ चुका है। शुक्र क्या है? तो शुक्र मतलब 16 से 25 साल की उम्र में जो आपने अनुभव किया उसको बोलते हैं शुक्र। आप बोल दो कि सर हमें तो ज्योतिष शास्त्र में नहीं पता कि शुक्र क्या है, तो 16 से 25 साल के आपने अपने खुद के जीवन में क्या किया है उसको ही शुक्र कहा जाता है। तो ये उम्र ऐसा होता है कि आदमी, है ना, अट्रैक्शन फील करता है। हाँ, लड़के को लड़के होने का एहसास होता है, लड़की को लड़की होने का एहसास होता है। हाँ, कॉलेज लाइफ में जा रहे हैं, आदमी ने 20 रुपए का टॉफी जीवन में नहीं खाया, आज पहली बार दुकानदार से बोल रहा है कि भैया 500 रुपए तक की टॉफी हो तो बताओ, महंगी वाली टॉफी। हाँ, 14 फरवरी का डेट ध्यान है उसको कि आज कौन सा डे है चल रहा है। तो जितनी भी चीजें हैं 16 से 25 साल की उम्र में होती हैं, वो सारी की सारी चीजें शुक्र से देखा जाता है ना। कोई लड़का आराम से अपनी बाइक से चल रहा होता है तो कॉलेज जाने के बाद बोलता है कि पापा मैं कार से जाऊंगा। हाँ, कार दिला दो, अब कार चाहिए, अब तो यार वेल अपडेट हो गए हैं। हाँ, लड़की बोल रही कि पापा मुझे इस ड्रेस में मत लेने आया करो। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो शुक्र मतलब लग्जरी चीजों का कारक, शुक्र मतलब, है ना, नए संसाधन का कारक, शुक्र मतलब कॉलेज पार्टी, शुक्र मतलब कॉलेज कैंपस। नहीं समझ में आता ना फिर भी जीवन में, तो एक बार कॉलेज का चक्कर लगा के आ जाओ, आपके बेटे बेटियों को एक बार कॉलेज छोड़ के आ जाओ, उन्हों की पार्टी में, फेयरवेल पार्टी में शामिल होके देख लो। हाँ, फिर आपको सब पता चल जाएगा कि शुक्र के अंदर ये सारी चीजें होती है। समझ में आ गया? कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं। मंगल के अंदर क्या है? तो मंगल हमारे जीवन में हर तरह का सुरक्षा का कारक है, सिक्योरिटी का कारक है। यही वो समय होता है कि व्यक्ति अब चाहता है कि मैं, है ना, अब स्टेबल हो जाऊं, अब मैं सुरक्षित फील करूं, है ना। तो शादी ब्याह संतान, हर तरह की सिक्योरिटी, मकान बनाना, पैसे कमाना, जितना भी दम लगाना हो ना भैया, 25 से लेकर 40 साल की उम्र में लगा लेना। जितना भी पैसा कमाना है कमा लो, किसी को मत देखो। हाँ, यही वो उम्र है जिसमें आप अपना मैक्सिमम दे सकते हो। यही वो उम्र है जहाँ पे आप पूरे प्रयासों के साथ काम कर सकते हो। तो 25 से लेकर 40 साल का उम्र व्यक्ति सिक्योरिटी फील करना चाहता है, मांगलिक कार्य करना चाहता है। जो 25 से लेकर 40 साल की उम्र में व्यक्ति स्टेबल होना चाहता है, बेचारा जिसका 25 से लेकर 40 में शादी नहीं हुआ, उससे पूछो, करे भैया सब कुछ है, शादी नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ तो स्टेबल नहीं हुआ। तो मंगल आज भी भारत में क्या लिखाते हैं? मांगलिक बेला। हाँ, हिंदी में लिखवाते हैं, अंग्रेजी वाले नहीं समझते हैं। तो मांगलिक कार्यक्रम, है ना। तो ये ध्यान दीजिए, ऋषि मुनि आशीर्वाद में क्या बोलते थे? सबका, हाँ, ये नहीं बोलते सबका गुरु हो, सबका मंगल हो। हाँ, ध्यान देना है चीजों को लेकर कि मंगल हमारे जीवन में बहुत मांगलिक कार्यक्रम को बात करता है। शादी ब्याह में तो ऋषि मुनियों ने इतना फेमस कर दिया कि भैया हमारी जन्म कुंडली में मंगल, तुम्हारी जन्म कुंडली में शनि। हाँ, इतना फेमस कर दिया उन्होंने मांगलिक दोष के नाम से। 40 से 65 साल की उम्र में, 70 साल तक की उम्र मान लीजिए, यहाँ पे हम अपने जीवन में गुरुत्व को फील करते हैं। गुरु ग्रह कैसा होता है? तो जो भी व्यक्ति यहाँ पे, अधिकतर लोग 40 से 65 साल की उम्र में बैठे हुए हैं। हाँ, बहुत कम लोग होंगे जो मंगल वाले या शुक्र वाले हैं, है ना, रेयर होता है। अधिकतर लोग 40 से 65 70 साल वाले उम्र में ही लोग गुरु की तरफ आकर्षित होते हैं। तो गुरु कैसे देखें? तो 40 से 65 साल वाली उम्र देखो, इस बीच में आदमी सबसे ज्यादा मेच्योरिटी रखता है। हाँ, क्यों मेच्योरिटी रखेगा? कि माता पिता बीमार हैं, उनकी सेवा करना, बच्चे कोई सीए कर रहा है, कोई इंजीनियर कर रहा है। तो ये ऐसा उम्र है कि यहाँ पे ना माता पिता पूरी तरह से सक्षम है कि वो पैसा कमा के देंगे, ना बच्चे पूरी तरह से सक्षम है वो पैसा कमा के देंगे। गुरु ही सबसे बड़ा ग्रह होता है। ये इतना मजबूत ग्रह है, इतना बड़ा ग्रह है हमारा। विज्ञान ऐसा बोलता है कि अगर सौर मंडल नष्ट हो जाए तो गुरु अपना खुद का मंडल क्रिएट कर लेगा। इसलिए हवन करवाते हैं, जब हम है ना, नवग्रह को बिठाते हैं तो वहां पे गुरु का अलग से मंडल बनाया जाता है, क्योंकि ये हमारे ज्योतिष को भी पता था, ऋषि मुनियों को पता था कि गुरु बहुत प्रभावशाली ग्रह है और सबसे ज्यादा जवाबदारी उठाने वाला उम्र ही 40 से 65 साल की उम्र है। कि यहाँ पे आपको अपने माता पिता और अपने संतान दोनों का फुल खर्चा, फुल जवाबदारी उठाना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं कि वह सर्वाधिक महान ग्रह कौन सा है? हाँ, तो गुरु सबसे महान ग्रह है, इससे बड़ा कोई ग्रह हो ही नहीं सकता। ये दो पीढ़ियों को एक साथ बैलेंस करता है। इसको नए जमाने के लोगों की बातें भी सुनना है और पुराने जमाने लोगों की बातों को भी समझना है। इससे बड़ा व्यक्ति, इससे महान व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। दो पीढ़ियों को एक साथ लेकर चलता है, इसलिए बोलते हैं गुरु बैलेंस का कारक है। कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं। तो गुरु से क्या देखते हैं? तो गुरु से मेच्योरिटी, अतिथि देवो भव। हाँ, तो ये लोग क्या करते हैं? मेहमान आते हैं तो घर पे बिठाते हैं, आओ साहब बैठो,
इसलिए बैठाते हैं कि इनको पता है कि भैया लड़का बड़ा हो गया है, लड़की बड़ी हो गई है, तो अब थोड़ा सा समाज में जाएंगे, कम्युनिटी में जाएंगे, बातचीत करेंगे, अच्छे लड़के से है ना संबंध हो जाए, अच्छी लड़की घर में आ जाए, तो ये सारा सीख जाते हैं खुद ही। तो फिर अतिथि देवो भव की परंपरा चालू हो जाती है कि अच्छा साहब है ना, सक्सेना साहब आए हैं, इन्हों की लड़की है, हाँ तो बेचारा उसको बिठाते हैं कि आइए सर आप हमारे घर पे चाय पीने आइए। हाँ ये वाली बात शुक्र नहीं करेगा, मंगल नहीं करेगा, बुद्ध भी नहीं करेगा, गुरु करेगा। अतिथि देवो भव, क्योंकि उसको पता है कि आगे जाके उसको बहुत सारे काम करना है। अंत आता है शनि। शनि को बोलते हैं 65-70 प्लस की उम्र, जिसमें व्यक्ति, लोग बोलते हैं कि शनि बूढ़ा ग्रह है, वृद्ध ग्रह है। अब बेचारे बूढ़े आदमी को बोलोगे कि जाओ भागो 10 किलोमीटर मैराथन दौड़ में, तो भागेगा क्या? हाँ बोले मैं तो थक जाऊंगा, तो थकेगा ही। 70 साल वाला आदमी थोड़ी भाग सकता है। तो शनि को बोलते हैं वृद्ध ग्रह, है ना, बूढ़ा ग्रह, है ना, बीमार ग्रह। तो बूढ़े आदमी को बेचारों को 2-3 गोलियां चलती ही रहती है। तो ये चीजें समझना है कि ज्योतिष आपका जीवन शैली है। आपकी उम्र के माध्यम से हम ज्योतिष को समझ सकते हैं, कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं। तो बोलते हैं शनि बहुत अनुभवी ग्रह है, तो बूढ़े लोग बहुत अनुभवी होते हैं, है ना। मेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, है ना, बहुत अनुभवी व्यक्ति थे, 2025 में वो एक्सपायर हुए हैं। ठीक है, तो उन्होंने सूत्र मुझे अभी भी याद है, उन्होंने मुझे एक बहुत गहरी बातें सिखाई। हाँ तो 2 बातें उन्होंने मुझे सिखाया। पहली बात ये थी कि भैया जीवन में कुछ भी हो जाए, अपने वालों से पैसा मत उधार लेना। हाँ, हालांकि वो काफी रिच व्यक्ति थे, लेकिन कभी कभी जीवन में मौका पड़ जाता है ना, बनी आदमी है ना, बिजनेस एक्सपेंशन करने के लिए मौके पड़ जाते होंगे। तो उन्होंने फिर नियम बनाया कि अपने वालों से कभी उधार नहीं लेना। आपको ब्याज ज्यादा लग जाए, लेकिन दूसरे वालों लोगों से उधार लेना। अपने वाले लोगों से, अपने रिश्तेदारों से उधार नहीं लेना। मैंने कहा क्यों नहीं लेना दादाजी, आपकी बात कहने से क्या होता है? तो फिर उन्होंने अनुभव बताया कि इसलिए नहीं लेना कि वो उधार आप चाहे 2 साल में चुका दो, चाहे 4 साल में चुका दो, या चाहे 2 महीने में चुका दो। तो भाई साहब कहते फिरेंगे फलाना फलाना, कह रहे हाँ साहब 2 साल पहले आए थे, 10 लाख रुपए मांगे थे, पता नहीं कुछ काम रहा होगा। तो ये बार बार हर जगह जाके वो बातों को बोलना चालू हो जाते हैं पूरी कम्युनिटी में। अब तो ध्यान दीजिए, उन्होंने क्या अनुभव बता रहा हूँ कि उन्होंने सूत्र दिया कि जीवन में अगर कभी लगे जरूरत है तो उधार कभी अपने वालों से नहीं मांगना, सोशल सर्कल में, अपने रिलेशनशिप में, अपने परिवार वालों में। ठीक है, क्योंकि ये उधार कभी नहीं चुकता। ये 5 साल बाद भी कभी भी जाके बोल सकते हैं कि भाई साहब ने 10 लाख रुपए मुझसे 5 साल पहले मांगे थे, पता नहीं क्या कंडीशन रहा होगा। हाँ तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये ध्यान देना है, ये अनुभव ये शनि ही बता सकता है कि आपके जीवन के अनुभव क्या है। तो चीजें क्लियर हो रहा है। अब बात करते हैं राहु और केतु का, आपके जीवन में क्या अनुभव है। तो राहु को बोलते हैं अनंत, केतु को भी बोलते हैं अनंत। इसी बात को लेकर अपन जेमिनी में इन्हों के ही अपन ने रेमेडीज बनाए हैं स्पेशल, राहु केतु स्पेशल 12 ज्योतिर्लिंग रेमेडीज, जिसमें राहु और केतु को इन्फाइनाइट का कारक कहा जाता है, अनंत के कारक हैं। इसको बोलते हैं पूर्व, हाँ पूर्व दिशा नहीं, पूर्व मतलब पहले वाला, पास्ट। और इसको बोलते हैं, हाँ कौन सा, फ्यूचर। हाँ, कि भविष्य क्या होगा गुरुजी हमारा, तो ये बताएगा केतु। हम कहाँ से आए हैं, तो ये बताएगा राहु। इन दोनों की कड़ी कौन है, तो इन दोनों की कड़ी है गुरु। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए भारत हमेशा गुरु को पूछता रहा, इसलिए भी कि गुरु को बोलते हैं लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान समय का कारक है। केतु को बोलते हैं भविष्य का कारक है, और राहु को बोलते हैं पास्ट का कारक है। तो ये ज्योतिष शास्त्र आपके लिए एक सिंपल सी कड़ी, है ना, समा बांध दिया हूं कि ग्रह कैसे देखते हैं, राशियों में कौन कहाँ है। ग्रह आपकी जीवन शैली है, ग्रह क्या है, आपकी जीवन शैली है। आपको लगता है कि सर मैंने तो अभी तक शनि ग्रह को नहीं समझा, हाँ तो 70-80 साल के वृद्ध आपके घर में है, 80-85-90 साल के वृद्ध आपके घर में है, नहीं है तो पड़ोस के घर में, तो वहां देखने चले जाओ, आधा घंटा उन्हों के पास जाके बिताओ, और फिर आपने क्या महसूस किया वहां जाकर, बस वो किताबों में लिख दो। मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ कोई ग्रंथ में इतनी गहरी बात नहीं लिखा हुआ होगा, या आपको नहीं समझ में आएगा जितनी गहरी बात आप आधा घंटा रोज बुजुर्ग के साथ बिताओगे, आप शनि के सारे कारक तत्व लिख दोगे। आप बोलोगे सर हमें गुरु की बातें समझ में नहीं आ रहा है, तो रोज आप ऐसे व्यक्ति से मिलो जो अपना घर गृहस्थी चला रहा है, अपने बच्चों और अपने बुजुर्गों को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। हाँ, जरूरी नहीं है कि आपको वेद पाठ वाले से, कथा प्रवचन करने वाले की बात ही सुनना है। उन लोगों का अनुभव करिए जो जीवन में वेल सेटल्ड है ना, मेच्योर है। इसी को बोलते हैं गुडविल। हाँ, गुडविल का मतलब क्या होता है, आपकी ख्याति कितना है। ख्याति का मतलब क्या, कि अगर आप बाजार में जाओ और आपको आपके पापा के नाम से,
हाँ, 2,000 रुपए का सामान, 2,000 छोड़ो, 20 रुपए का सामान भी आपको उधार मिल जाता है। तो ये आपके गुरु की गुडविल है, आपके फैमिली का गुडविल है कि भाई साहब कहाँ से आते हो? हाँ, तो मेरे पापा का नाम राजू भाई है। हाँ, कभी पर्स लेना भूल गए ना बाजार में, तो कोई आदमी पैसे ही नहीं मांगता। हाँ, और राजू भाई के लड़के हो, चलो जाओ ले लेंगे राजू भाई से। तो ये ध्यान देना है कि बात 20 रुपए का हो, बात 2,000 का हो, बात 5,000 का हो, आप बाजार में गए और आप पर्स ले जाना भूल गए, आपके पास मोबाइल भी नहीं है, आपने कुछ सामान मांगा और आपको मिल गया उस मार्केट में, पूछा क्या नाम है पिताजी का, बोले कि साहब फलाना फलाना नाम है। तो ये बताता है कि गुडविल क्या है। गुरु हमारे जीवन में बहुत बड़ा ग्रह है, ये आपके फैमिली की गुडविल क्रिएट करता है। शुक्र आपके जीवन में स्वयं की गुडविल है कि आप किसी फैमिली से जुड़े हुए नहीं हो, आपने खुद की इतनी ख्याति बना ली कि आप स्वयं में ही काफी हो कि भैया मैं स्वयं। चीजें क्लियर है? तो ये चीजें समझना है। यहां तक समझ में आया सभी को? हाँ, कोई दिक्कत? एक बार में, हाँ, चीजें क्लियर है? राशि याद करने की जरूरत है? हाँ, चश्मा लगा रखा है मैंने, लेकिन ऐसा नहीं कि राशि अपन देखें ब्रह्मांड जाके चंद्रमा के साथ साथ कहाँ राशि गिर रही है, नहीं देखना है। हमारे स्वयं में ही सारी राशियां हैं। ग्रह को याद करने की आवश्यकता है नहीं, याद करना है, हमारे अंदर ही सारे ग्रह हैं। हाँ, आप अभी युवा व्यक्ति हो तो अपने घर में माता पिता को समझो, वो आपके लिए क्या है? अज ए गुरु, अज ए शनि की तरह है। दादाजी शनि, हाँ, माता पिता पेरेंट्स, गुरु बोलते हैं ना कि गुरु माता, है ना, ऐसा बोलते हैं ना कि गुरु ही माता गुरु ही पिता, बोलते हैं ना गुरु भगवान। तो माता पिता को क्या बोलते हैं? गुरु का दर्जा दिया जाता है। चीजें क्लियर है? बच्चे नहीं समझ में आते हैं तो बुद्ध को समझो। हाँ, नई पीढ़ी का कल्चर समझ में नहीं आ रहा है तो भैया नया पीढ़ी मतलब शुक्र को समझो। जब तक शुक्र आप नहीं समझ पाओगे तब तक नई पीढ़ी को समझ सकते हो क्या? नहीं समझ सकते। तो जाओ कॉलेज घूम के आ जाओ, एक बार राउंड लगा के आओ कि क्या चल रहा है कॉलेज की गलियों में। हाँ, वीडियो ऑन रखो यार, वीडियो ऑन रखिए। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अभी मैं आप किसी को भी अनम्यूट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं छोटा सा रिक्वेस्ट कर सकता हूं, अगर आपको सही लगे तो, कि रिएक्शन देकर आप मुझे बता सकते हो कि हाँ भैया चीजें हमें समझ में आया। तो डॉक्टर शबनम मैडम, है ना, रिएक्शन दे पा रहे हैं, आभा अग्रवाल मैडम दे पा रहे हैं। हाँ, बाकी सभी भी दोगे सही लगेगा, इससे मुझे क्लियर होगा कि मैं आपको समझा पाया। ठीक है, अब मैं बात करूंगा जेमिनी ज्योतिष की कड़ियों पे। फिलहाल छोटा सा बेसिक मुझे समझाना था, जो बिल्कुल फ्रेशर है उनको भी कभी भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, मेरा एक बहुत अच्छा सा फिलोसॉफी रहा है और वो ये है कि मैं कोई भी ग्रंथ पढ़ता हूं उसके पहले स्वयं को पढ़ता हूं। हाँ, कुछ भी ऋषि मुनि ने लिख दिया कि भैया सूर्य आग का गोला है तो हम नहीं मानते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। जब तक नहीं मानना चाहिए जब तक आप उस सूर्य को अपने भीतर ना देख लो। चीजें क्लियर हैं? तो सबसे बड़ी किताब कौन सी है? आप बोलोगे सर जेमिनी की पुस्तक भेज दो। हाँ, कितनी पुस्तक याद कर लो, आप ज्योतिषी नहीं बन सकते, मेरे से लिख के ले जाओ। सबसे बड़ी किताब हम स्वयं हैं। हमसे बड़ी किताब कोई नहीं हो सकता। कोई वेद पुराण आपसे बड़ा नहीं है। सारे वेद पुराण निर्जीव है, आप सजीव आदमी हो। आप ईश्वर का बिल्कुल चलित, बोलते हैं ना कि त्वरित, बोलते हैं कि आप इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोलॉजी आप स्वयं हो। आपके भीतर जितना ज्ञान है उतना ज्ञान किसी जगह नहीं है। इस बात पे विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? जितना आपके भीतर है ना, हमारे ऋषि मुनि की बात बिल्कुल झूठ नहीं हो सकता। उन्होंने बोला अहम ब्रह्मास्मि, कि हमारे भीतर ब्रह्म है। हाँ, तो हमारी किताबों से बड़े हम हैं। और जब आप अहम ब्रह्मास्मि वाला फील करते हो ना, तब जाके आपको किताब समझ में आएगा। किताबों से ज्योतिष समझ में आ जाएगा? नो, आपको खुद अपना जीवन समझ में आ जाएगा। फिर आप कोई भी किताब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हम अपने आप को नहीं पढ़ पाए और हमने खूब किताबें, गुरुजी हमने खूब किताबें पढ़ ली, हमने केपी पढ़ लिया, वैदिक पढ़ लिया, अष्टक वर्ग पढ़ लिया। हाँ, अब क्या हो रहा है कि बस प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन करते ही नहीं आ रहा है, बाकी सारा काम क्लियर है हमारी तरफ से। ऐसा होता है? सब काम क्लियर है, बस प्रिडिक्शन करते ही नहीं आ रहा है। हाँ, तो कैसे आएगा? कि आपने उन ग्रहों को आत्मसात ही नहीं किया। तो हमें आत्मसात करना है, और आत्मसात करने के लिए एक ही मूल मंत्र है। और ऐसा नहीं कि हमको गुरुजी ने बताया, वो एक ही मूल मंत्र है। आपकी आत्मा कहेगी कि हाँ भैया यही शुक्र है। आपकी आत्मा बोलेगी कि 16 से 25 साल की उम्र ही आपका शुक्र का उम्र था।
आपकी आत्मा बोलेगी कि 3 से लेकर 16 साल की उम्र में ही आपने बुद्ध के सारे नाटक देखे हैं। आपकी आत्मा बोलेगी कि हाँ भैया 40 से लेकर 65 साल की उम्र में हमारा खूब मिशन चल रहा है, हम तो गुरुकुल बनाएंगे, हम तो वृंदावन जाएंगे, काशी जाएंगे, मथुरा जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, वसुदेव कुटुंबकम बनाएंगे। हाँ, चीजें क्लियर हैं, ये रहेगा 70 साल तक उम्र, उसके बाद फिर आदमी थक जाता है, शनि, हाँ वो मिशन छोड़ा हो जाता है। तो ये ध्यान देना है चीजों को लेकर। अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि हम हमारी जन्म कुंडली में कैसे जेमिनी ज्योतिष पे कुछ चर्चा करें, और एक होमवर्क भी दूंगा, उसके पहले कुछ समझाऊंगा। चलिए, तो जेमिनी ज्योतिर्लिंग वर्कशॉप जिसमें हम सभी आमंत्रित हुए हैं, यहाँ पे हम सभी बैठे हैं, इसका मूल क्लास चालू करते हैं यहाँ से। अभी तक सिर्फ समा बांधा था, ठीक है, हमारा क्लास 8 से 10 दिन का है ना। 10 दिन लग जाए, 11 दिन लग जाए, वो चिंता नहीं है, हमें बेस्ट मोमेंटम पकड़कर काम स्टार्ट करना है। तो जेमिनी ऋषि ऋषि जेमिनी की देन है। जेमिनी ऋषि में मुख्य रूप से फलित करने के लिए कारक ग्रह, आरूढ़ लग्न, कुछ अलग अलग चीजों पे बहुत अच्छे से उन्होंने बात समझाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऋषि पाराशर जी को पता नहीं था। ऋषि पाराशर, आप बहुत गहराई से पाराशरी को पढ़ोगे तो वहां पर भी कारकांश कुंडली, वहां पर भी सप्तचर कारक की बातें लिखा गया है, वहां पर भी अरुधा लगन की बातें स्पष्ट है, लेकिन इतनी गहराई से नहीं समझाया गया। तो वो गहराई से जो समझाने का कार्य किया है वो हमारे जेमिनी ऋषि ने किया है। जेमिनी और पाराशरी में क्या अंतर है, एक बात स्पष्ट ध्यान रखिएगा, मैंने डेमो में बताया था कि सभी भाषा का जननी संस्कृत होता है, उसी तरह से हर तरह की एस्ट्रोलॉजी का मूल होता है पाराशरी। तो जेमिनी ज्योतिष के सिद्धांत पाराशरी के सिद्धांत से कुछ कुछ थोड़े से भिन्न है, लेकिन ऐसा नहीं कि मूल चीजें अलग हैं, थोड़ा सा फर्क हर चीजों में होता है। तो यहाँ पर जेमिनी ऋषि ने पूरी तरह से कारक ग्रह पर विचार करके सारी की सारी बातें डाल दिया। उन्होंने भावात्भवम सिद्धांत का भी प्रयोग किया, लेकिन अरुधा लगन में कर दिया, तो उनका तरीका अलग था। थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है तो चीजें बदल जाती है। कारक को कैसे जाने, तो जेमिनी ज्योतिष में राहु और केतु को कारक ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, ठीक है, लेकिन सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि को कारक की श्रेणी में रखा जाता है। ये सभी 7 ग्रह हमारे जन्म कुंडली में किसी न किसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। राहु और केतु को हम ज्योतिर्लिंग वर्कशॉप में कनेक्ट करेंगे, जिसको मैं अष्टम कारक ग्रह अजय पित्र कारक के रूप में आपको उसमें रेमेडीज करना सिखाऊंगा। और हमारी क्लास का मूल मोटिव ही वही है कि आप टाइमिंग ऑफ रेमेडीज सीख जाए, कि भैया किसी भी घटना का कुछ भी उस व्यक्ति के जीवन में है, पहले तो उसको डिकोड कर लीजिए राहु के माध्यम से, फिर उसकी चाबी ढूंढिए केतु के माध्यम से, और फिर उसका रेमेडीज करना चालू करें गुरु के माध्यम से। तो हमारा कमाल इस पे है, कोई भी ग्रह किसी भी भाव का कारक बन सकता है। जेमिनी ऋषि बहुत स्पष्ट और बहुत क्लियर तरीके से बोले हैं कि भैया हमारी जन्म कुंडली में जो सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह होगा उसको हम उसी तरह से फील करते हैं जैसे ऋषि पाराशर जी फील करते हैं सूर्य को। सूर्य को बोलते हैं आत्मा का कारक, तो ऋषि जेमिनी ने बोल दिया कि जो सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह होगा वो हमारी जन्म कुंडली में आत्मा कारक बनता है, और उससे कम कारक वाले ग्रह है ना उसके अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। तो मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे जेमिनी ज्योतिष के कारक कौन से हैं। तो सबसे पहला कारक आता है यहाँ पे, हाँ, सबसे पहला कारक कौन सा आता है, आत्मकारक। आत्मकारक का अर्थ होता है जो ऋषि पाराशर जी बोलते हैं कि भैया हम सबसे बड़ा ग्रह सूर्य को मानते हैं, तो जेमिनी ऋषि ने थोड़ी सी बदलाव किया। वो ये नहीं कह रहे कि हम सूर्य को नहीं मानते हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि हम भी सूर्य को फॉलो करते हैं, हम भी फर्स्ट हाउस को फॉलो करते हैं, लेकिन हम इतना सा कह रहे हैं कि आत्मकारक ग्रह जो भी हमारी जन्म कुंडली में होगा, जो भी आपकी जन्म कुंडली में सबसे ज्यादा डिग्री लेकर बैठा हुआ है, मान लो 29, मान लीजिए 28, 27, अलग अलग कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम 29 डिग्री तक कोई ग्रह बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो आपको इस तरह के नंबर दिखे हुए रहेंगे। तो जो सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह है उसको बोलते हैं आत्मकारक, और आत्मकारक का वैल्यू उतना ही होता है जितना जितना वैल्यू सूर्य का होता है, जितना वैल्यू फर्स्ट हाउस का होता है, उतना ही वैल्यू आत्मकारक ग्रह का होता है। तो ये चीजें आपको समझना है कि आत्मकारक ग्रह हमारी जन्म कुंडली में बिल्कुल अजय लगन का कार्य करता है कि व्यक्ति को जीवन में सबसे ज्यादा क्या आता है, उसकी आत्मा किस तरह की है, आदि आदि बातें। चलिए, उसके बाद बात करेंगे अमात्य कारक ग्रह का। अमात्य कारक ग्रह हमारी जन्म कुंडली में
फाइनेंस की बात करता है, धन की बात करता है, कितना पैसा आप आकर्षित कर पाओगे, तो उसको बोलते हैं अमात्य कारक ग्रह। जितनी भी बात पैसे को लेकर होगा, करियर, धन सेविंग, कितना लोग कमा पाएगा, कितना लोग खर्चा करेगा, सारी बात आपको अमात्य कारक ग्रह से करना है। तीसरा आता है भात्र कारक ग्रह। भात्र कारक ग्रह से हम ये देखेंगे कि हमारी जन्म कुंडली में हमारी ताकत क्या है। तो हर व्यक्ति की ताकत होती है ना। किसी व्यक्ति की ताकत उसकी माँ होती है, उसको लगता है कि मेरी माँ मेरे साथ है तो मेरी ताकत है। किसी व्यक्ति की ताकत उसका पति होता है कि मेरा पति मेरे साथ है तो मेरी ताकत है। किसी का ताकत उसके बच्चे होते हैं कि मेरे संतान मेरे साथ हैं तो मेरी ताकत है। तो हर व्यक्ति के जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो उसके बैकएंड में ताकत का कार्य करता है कि ये व्यक्ति खड़ा है तो हम भैया दुनिया जीत लेंगे। तो ये बात समझना है। भात्र कारक ग्रह आपकी स्ट्रेंथ की बात करेगा, जो भी ग्रह होगा उससे आपकी ताकत का अंदाजा लग जाता है। मात्र कारक ग्रह आपके जीवन में मेंटल पीस, सुख का मूल कारक ग्रह है। कौन सी चीज, कौन सा व्यक्ति, कौन सी परिस्थितियां आपको मानसिक रूप से सुकून देगा, तो ये बात पता करेंगे हम जन्म कुंडली में मात्र कारक ग्रह से। पुत्र कारक की बात करेंगे, कौन सा ग्रह आपकी जन्म कुंडली में क्रिएटिविटी या फिर संतान के रूप में कार्य करता है, संतान की सुख की बात करता है, ये पीके से बात करेंगे। पुत्र कारक। ज्ञाति कारक, जब भी कोई रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, बाधाएं आ जाती है आपके जीवन में, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आएगा। जैसे ही कोई संघर्ष आता है तो व्यक्ति हाथ पांव फेंकने लग जाता है या फिर वहां पे डट कर सामना करता है। ये पता चलता है कि आपका ज्ञाति कारक ग्रह कैसा है। ये जितना मजबूत होगा व्यक्ति उतना बढ़िया तरीके से अपने जीवन में कठिन समय को निकाल लेता है। तो अधिकतर लोग कठिन समय को नहीं निकाल पाते। दारा कारक ग्रह आपके जीवन में आपका पार्टनर है ना, लड़की के लिए लड़का, लड़के के लिए लड़की, आपका पत्नी, आपका पति किस तरह के व्यक्तित्व का होगा, कैसा वो कैरेक्टर वाला व्यक्ति होगा, है ना, किस तरह की उसकी बातें होंगी, किस तरह की वो विचार रखता है, आप धारा कारक के माध्यम से सारी बातें कर सकते हो। ठीक है। अब सबसे पहले किसी भी जन्म कुंडली में हमें कैसे निकालना है सप्त कारक, तो मैं इतना समझता हूं कि आप सभी को एस्ट्रो से यूज करना आता होगा। फिर भी नहीं आता है तो मैं अभी क्लास के बाद 2 वीडियो भेज दूंगा। ठीक है, तो उस तरह की सेटिंग कर लेना और वहां से कैसे लगन कुंडली का प्रयोग किया जाता है और कैसे आपको वहां पे ये चीजें लिखी हुई मिल जाएगी। ये थोड़ा सा पुराना कुंडली है तो आजकल एस्ट्रोलॉजी वाला और स्मार्ट हो गया है ना। गुरु जैसे लिखा हुआ है तो उसके साथ ही डिग्री लिख देता है। ठीक है, फिर भी कुछ कुछ जगह आपको ऐसा भी डिग्री लिखा हुआ मिलेगा, कुछ कुछ जगह आपको सीधा ग्रह के सामने ही डिग्री लिखा हुआ मिल जाता है। तो ये अलग अलग अपडेशन आते रहते हैं सॉफ्टवेयर में, बहुत बड़ी बात नहीं है। मूल रूप से आपको ग्रह का डिग्री यहाँ से दिख जाएगा। जैसे आपको इस चार्ट में यहाँ से सभी का डिग्री दिख रहा है। हाँ, ये सभी का डिग्री दिख रहा है। इसमें आपको प्लूटो विचार नहीं करना, यूरेनस पे विचार नहीं करना, नेपच्यून पे बात नहीं करना है, केतु पे बात नहीं करना है, राहु पे बात नहीं करना है। नीचे वाले जो 5 ग्रह हैं उसको बिल्कुल हटा दीजिए, अपने कोई काम के नहीं है। ये जो ल लिखा हुआ है इसको बोलते हैं लगन। लगन की डिग्री हम काउंट नहीं करते हैं क्योंकि लगन ग्रह नहीं होता, लगन आपका है ना प्रथम भाव होता है। ठीक है, बाकी जो बचे हुए ये जो ग्रह है इस पर ही जाकर हमें फोकस करना है, किस ग्रह का डिग्री सबसे ज्यादा है। वही तरह से व्यक्ति के जीवन में आपको सबसे पहले ऐसी टेबल बना लेना है। हाँ हाँ, जेमिनी का अलग एंड्रॉइड ऐप नहीं है, आप बिल्कुल पाराशरी के साथ, एस्ट्रोसेस के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको स्वयं से बनाना पड़ेगा। हाँ, जेमिनी पे बहुत कम लोग काम करते हैं इसलिए बहुत ज्यादा उस पे है ना नहीं हुआ है शोध। ठीक है, चलिए, तो एस्ट्रोसेज में जाकर आपको सबसे पहले 7 ग्रह बिठा देना है। कैसे बिठाओगे, तो अगर पाराशरी से बात करते हैं तो जैसे सप्ताह के 7 वार है ना, तो वैसे बिठा देते हैं। कैसे, हाँ, सूर्य है ना, सोमवार, मंगलवार है ना, रविवार चालू करते हैं ना, तो रविवार, सोमवार, फिर क्या बोलते हैं मंगलवार, फिर क्या बोलते हैं बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार। तो ये ऋषि पाराशर जी है ना जो सप्ताह का वार है। ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ग्रह को बिठा लेते हैं। लेकिन जैमिनी ऋषि बोल रहे हैं कि नहीं, हमें तो इन्हों से काम करवाना है। क्या काम करवाना है, हाँ, तो हमें तो इन्हों से प्रिडिक्शन करना है। तो इसके लिए जिसकी सर्वाधिक डिग्री होगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिग्री के माध्यम से लिख देना है। जैसे यहाँ पे मैंने सबसे पहले मंगल लिखा। हाँ, तो मंगल इसलिए नहीं लिखा कि भैया ऋषि पाराशर जी ने कहा था सबका मंगल हो इसलिए नहीं, सबसे ज्यादा डिग्री इस जन्म कुंडली में मंगल के खाते में है,
29 डिग्री। हाँ, तो यहाँ पे 29 डिग्री अपन ने लिख दिया, इसको दे दिया 1 है, मतलब इस जन्म कुंडली में मंगल आत्मा का कारक होगा। सो बात की एक बात, इस जन्म कुंडली में मंगल के माध्यम से हम व्यक्ति के जीवन में आत्मकारक ग्रह से जो भी बातें होगी वो सारी बातें हम देख लेंगे। शनि उसके बाद सबसे कम डिग्री वाला ग्रह है, तो ये 20 डिग्री वाला ग्रह हो गया अमात्य कारक। अमात्य कारक ग्रह से व्यक्ति का करियर देखेंगे। हाँ, जो पाराशरी में दशम भाव से देखते हैं ना, ये आपको अमात्य कारक ग्रह मतलब शनि बता देगा कि व्यक्ति का धन कमाई का सोर्स क्या होगा, व्यक्ति क्या काम करते हुए पाया जाएगा। उसके बाद 18 डिग्री का बुध है, भात्र कारक बोलते हैं इसको, बोलते हैं ताकत। इस व्यक्ति की ताकत क्या है, तो ये बुध के माध्यम से पता चलेगा कि बुध जहां पर है, जो स्थिति में जैसा बैठा हुआ, आगे मैं सारी कहानियां सिखाऊंगा, तो बुध इस व्यक्ति की ताकत होगा। इस व्यक्ति का सुख क्या है, तो इस व्यक्ति के सुख का आधार होगा गुरु। मात्रकार गुरु है ना, तो गुरु इस व्यक्ति के सुख का आधार होगा, शांति का आधार होगा, इसको वहीं जाकर सुख शांति मिलेगा। इस व्यक्ति के जीवन में है ना संतान, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, कलात्मकता का कारक कौन होगा, पीके, 5वें नंबर वाला सबसे ताकतवर ग्रह। शत्रुता, कंपटीशन, रोग, ऋण, शत्रु प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आते हैं, उनसे निपटने की ताकत कौन सा ग्रह देता है, तो इस व्यक्ति को देगा सूर्य। कि भैया रोग आ गया, शत्रु आ गए, कंपटीशन आ गया, स्ट्रगल आ गया, करियर में रिसेशन आ गया, क्या आप फिर भी सरवाइव कर सकते हो, क्या आपके अंदर इतनी ताकत है। हाँ, जितना ज्ञाति कारक ग्रह मजबूत होगा, व्यक्ति उतना ताकत से खड़ा रहेगा कि भैया हम स्टेबल हैं, हम इस संघर्ष को हरा देंगे, हम रेगिस्तान में से भी नदियां बहा देंगे। ये वाली बात ही जीके करता है, ज्ञाति कारक इतना ताकतवर ग्रह है। लास्ट में आता है कि भैया इस व्यक्ति का पार्टनर कैसा होगा, स्पाउस कैसा होगा, किस तरह के नेचर का होगा, तो इसको बोलते हैं दारा कारक। दारा का अर्थ होता है पति पत्नी, है ना, स्पाउस का कारक ग्रह होता है। तो सबसे पहले आपको किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली का प्रिडिक्शन करना है, तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह व्यक्ति के जीवन में क्या क्या देने वाला है। तो आप सभी के लिए एक छोटा सा होमवर्क है ना, फिर हम आगे और गहराई से बात करेंगे। अभी आपको कारकांश कुंडली में ये स्पष्ट निकालना सीखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह क्या काम करता है। फिर मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि आत्माकारक ग्रह के फॉर्मूलास क्या है, कैसे आप किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में अप्लाई करोगे, इसके तम रज सतो युति दृष्टि बहुत सारे विचार हैं, इसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको आज जो पढ़ाया गया उसके नोट्स बना के मुझे भेजना है, और आप सभी को अपनी अपनी जन्म कुंडली पर इसका मुझे होमवर्क करके भेजना है। आपकी कुंडली पे मैं इसलिए करवा रहा हूं कि भैया लगे हाथ आप अपनी कुंडली का भी प्रिडिक्शन करना सीख जाओगे, कम से कम क्लास में आए हो। हाँ, तो राहुल सर से कंसल्टेंसी का पैसा तो वसूल हो, ये तो लक्ष्य लेके चलते हो ना, कि नहीं चलते हैं। हाँ, बनिए आदमी लक्ष्य लेके चलते हैं। हाँ, तो इतना लक्ष्य लेके चलो कि भैया हम अपनी कुंडली को सीख जाए देखना, सही है कि नहीं है। अपनी कुंडली रहस्यमय तरीके से देखना सीख ले। हाँ, सर को पकड़ ले कि सर बताओ, हाँ आपने 9 दिन में हमको बिठाया क्यों है। हाँ, तो ये ध्यान दो चीजों को लेकर कि आप लोग काम करो, मुझे खुशी होगा, और मेरे लिए तो ये केस स्टडी है, क्योंकि मैं तो मजे से काम करूंगा, मुझे तो सीखने को मिल रहा है और आपको भी सीखने को मिल रहा है। तो क्या करेंगे हम, अपनी अपनी जन्म कुंडली पर सभी चर कारक निकालेंगे। कोई दिक्कत यहां तक, आज जो मैंने पढ़ाया उसका नोट्स बना के भेजोगे। हाँ, 2 डिग्री सेम हो तो क्या होगा, तो अंश कला विकला। मैं बता दूं एक बार कैसे होगा, अच्छा प्रश्न पूछ लिया, अभी फिर फंस जाओगे। देखो 2 डिग्री सेम होगा तो क्या होगा, तो होता है, ऐसी बात नहीं है। तो फिर उसके पीछे आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ये ध्यान देना। ये 29 डिग्री है, तो सिर्फ 29 नहीं लिखा गया, 29 डिग्री 33 कला 09 विकला। हाँ ठीक है, अगर कोई ग्रह 29 डिग्री का ही वापस से हो तो 29 डिग्री हो सकता है कि 31 कला, है ना, 05 विकला ऐसा आ रहा होगा। तो ये 31 वाला ग्रह छोटा है और ये 33 वाला ग्रह बड़ा है। यहां से आप काउंट करोगे सेकंड नंबर से। चीजें क्लियर है, ये भी सेम हो तो थर्ड नंबर से काउंट करो। विकला कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता, निश्चित तौर पे, है ना, माइक्रो सेकंड का फर्क पड़ेगा, मिनी सेकंड का फर्क पड़ जाएगा, और आपका वो विकला अवश्य अलग होगा। वैसे तो कला भी सेम नहीं मिल सकता है। चीजें क्लियर है, तो ये हमें वहां से समझ लेना है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आप सभी को अनम्यूट करता हूँ और आप हैंड रेस करके रखें। कैसा लग रहा है आपको क्लास? दो दो शब्द आप बोल सकते हो। आभा अग्रवाल मैम, थैंक यू कैसा? भैया, बहुत अच्छी क्लास लगी और मुझे इतना इजीली समझ में आ गया, सब बहुत अच्छी लगी। हाँ, बहुत ठीक है, अच्छी। बहुत अच्छी बात है। आज वाला थैंक यू सेशन आपका जेमिनी का स्टार्ट ही हुआ है। मैं एक सर। एडवांस लेक्चर ले लिया हूँ, तो टेंशन नहीं लेना कि राहुल सर जेमिनी। पहला आपका बेस क्लियर हो गया है, जो कि हमारे कोर्स कंटेंट का पार्ट नहीं था, लेकिन पढ़ाना जरूरी है मुझे, ताकि हाँ आपकी जी। बेसिक क्लियर हो। मुझे क्या पता कि आप लोगों को कितना आता है। जिनको सही। बिल्कुल भी नहीं आता, वो हम्म। मेंबर्स भी ज्योतिष सीख के जाएंगे, ऐसा हमें दृढ़ विश्वास रखना है। ओके, बहुत अच्छा चलिए। समझ में आया जी। चलिए रश्मि अग्रवाल मैडम, बताइए। हाँ, अनम्यूट कर सकते हो आप। हाँ हाँ जी। जी मैम। हाँ जी सर, क्लास बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी सर, बहुत मजा आया सर। तो सर हाँ, हमें अपना जो है सर, वो हमें आपके इस ग्रुप में डालना है सर, अपना जो डालना है। ग्रुप में मत डालो, है ना? अपना हाँ आप जी। मुझे पर्सनल भेजिए, ठीक है? अभी मैं, और पर्सनल आपको तब भेजना है जब आप मेरे नंबर सेव कर लो। हाँ, नहीं तो व्हाट्सएप वाला मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अननोन लोगों के हाँ नंबर जी। देखे मेरे को नंबर बैन करता है। तो मैं लोगों को लिंक हाँ भी, जी। है ना, वो एसएमएस पे दिया हूँ। हाँ, उसका मेरा हाँ दुश्मनी जी चल सर। रहा है पिछले 6 महीने से। तो आप लोगों को मेरा नंबर सेव करने के बाद फिर जाके मुझे हाँ जी। मैसेज करना है। मालूम पड़े कि भैया गुरुजी को होमवर्क भेजा और गुरुजी को बैन करवा दिया। हाँ, तो ये सर ध्यान हमें क्या लगाना। क्या मतलब उसमें आपको भेजना है सर, जैसे हमारे जैसे मैंने वो कारक ये टेबल सब बना के ग्रह भेजा था देवी। ना, हाँ जी सर। सेम टेबल भेजा था, बस हाँ उसी जी तरह सर। से आपको टेबल के साथ होमवर्क बता देना है। ताकि मुझे हाँ जी। कल से मैं मान लो आपको आत्मा कारक ग्रह के बारे में पढ़ाऊंगा, तो आप लोग एक यस सर। स्पष्ट आपके दिमाग में रहेगा कि मेरा आत्मा कारक तो ये है। हाँ जी ओके, सर। ठीक है। तो इससे क्या ओके होगा सर। कि मैं किसी एक कुंडली को लेकर बात कर रहा हूँ, तो जी आपको सर। अपनी कुंडली दिखाई दे रही होगी कि अच्छा, हाँ जी। इस कुंडली में राहुल सर ये बात कर रहे हैं, तो हमारे जन्म कुंडली पे ये बात चल रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये बात भगवान श्री हाँ कृष्ण जी। की गीता बोलती है कि जो व्यक्ति जिस तरह की परिस्थिति में होता है, उसको वही बात सीखने को मिलेगा। तो मैं एक कुंडली लूंगा डेमो, आपको अपनी कुंडली में दिखता रहेगा कि अच्छा अच्छा, अब समझ में आ रहा है, अब चीजें क्लियर हो रही है। तो इससे आपको कुछ भी डाउट भी रहेगा तो हम क्लास में भी पूछ सकते हैं, क्लास के बाद भी आप मुझसे मैसेज करके, फोन करके संपर्क कर सकते हो। हाँ, अगर मैं फोन नहीं उठा पाया तो आपको कॉल बैक अवश्य करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो एकदम घबरा मत जाना कि सर ने तो कहा था फोन लगा दिए नहीं उठाए। हाँ हाँ, पापी आदमी तो नहीं है, हाँ ऐसे मत कहना। हाँ, समझ रहे हो? चलो। हाँ जी। चंद्र चंद्रानी भारती मैडम, हाँ सर। सर हो कि मैम पता नहीं चल रहा है, वीडियो ऑफ है आपका। राधे राधे सर। हाँ, नमस्कार मैम। हाँ, नाम बहुत कठिन है आपका। चंद्रानी भारती सर। हाँ, अच्छा, ओके, बताइए। सर क्लास तो बहुत अच्छी लगी। ओके, आप वीडियो जी। ऑन करेंगे तो और अच्छा लगेगा, है ना? और आप भोपाल से हो ना, शायद बात हुआ था हमारा। हाँ जी। हाँ जी, आज हाँ अपनी बात हुई थी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हमारे राजधानी से ही हो, हम भी एमपी से, आप भी एमपी से हो। चलो, हाँ जी सर। तो होमवर्क करके भेजना, ठीक है? जी अगर जी। इन जी केस समझो हमारा क्लास क्या रेगुलर है, सिर्फ हमारी छुट्टी रहेगी जी। वीकेंड में, है ना, अगर मैंने संडे चाहा को। तो। हाँ, संडे कभी छुट्टी रख लेंगे मन हुआ तो, ऐसे है ना। इस वाले संडे को नहीं रखेंगे, जी नेक्स्ट संडे को रख सकते हैं, नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे हम रख सकते हैं। तो वीकेंड पे हमारी जी छुट्टी जी। रहती है। अब होगा क्या कि आज वाला सेशन हमने पढ़ाया और मैं इसकी जी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा तुरंत ही। कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे बिल्कुल संपर्क करके रखो, क्योंकि बिल्कुल आपको टाइम मिस नहीं करना है। हाँ, ऐसा नहीं कि आप 2 दिन जी बाद प्रश्न पूछो आज की क्लास के, तुरंत तुरंत पूछोगे तो अगली क्लास आपके लिए आसान हो जाएगा, डाउट वहीं क्लियर हो जाएगा। कुछ मेंबर ऐसे होते हैं कि जिन्हें प्रश्न सभी के सामने पूछना अनकंफर्टेबल फील होता है, तो आप लोग मुझसे पर्सनल में भी प्रश्न पूछ सकते हो, ठीक है? मैं आपको 100% जी। गाइड करूंगा, बेफिक्र होकर आप वर्क कर सकते हैं। हाँ, भाविका मैम। हेलो सर। नमस्कार मैम। हाँ सर, मुझे तो एस्ट्रोलॉजी वैसे बिल्कुल नहीं आती है। हाँ। अभी तो मैंने समझा, बट डिग्री डिग्री में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। मैं प्रैक्टिस करूंगी हम्म। डिग्री। आपको कंफ्यूज हो रहा है ना, तो आपको हाँ, क्योंकि मैं मैं आज है ना, एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ। कोई बात नहीं। हाँ, तो आपके लिए तो हम हमेशा खड़े हैं। होगा क्या
आज मैं एस्ट्रोसेज के 2 लिंक भेजूंगा। एस्ट्रोसेज सभी ने डाउनलोड कर रखा होगा, मैं आशा करता हूँ। नहीं हाँ कर जी। रखा है तो प्ले स्टोर से जाकर एस्ट्रोसेज को डाउनलोड कर लेना। वो इसलिए है कि अधिकतर पब्लिक उसको यूज करती है, वरना आप अपने जीवन में कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो वो भी बहुत बढ़िया है, नहीं करते हो तो एस्ट्रोसेज जिंदाबाद है। ठीक है, अब मैं लिंक भेजूंगा, उस तरह की सेटिंग आप कर लेना। उसके बाद सीधा ग्रह के आगे जो डिग्री लिखा हुआ है ना, वो आप अपनी तरफ से लिख के मुझे एक बार बता देना और पूछ लेना कि क्या मैं सही समझ पा रही हूँ। फिर मैं आपको ठीक। खुद ही, है ना, वर्क करवा दूंगा सही गलत क्या है। क्योंकि जेमिनी ज्योतिष का काम ही डिग्री से चलेगा, और आपको ये वाला लेक्चर कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो फिर आप कैसे उपाय करोगे और कैसे प्रिडिक्शन करोगे। कुछ भी हो जाए, छोटे बच्चे जैसे सवाल हैं, फिर भी ये बात को भुला दो। हाँ, आपने 3,333 रुपया पे किया है मेरे को, तो कुछ भी हो जाए हमें सीखना है। सीखने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े, आपको मालूम पड़े कि यार इसी प्रश्न में हमको तो शर्म आ रहा है पूछते हुए भी, हाँ मत करो शर्म। मेरे से सामने ही पूछ रहे हो ना, बाकी तो किसी पब्लिक के सामने नहीं पूछ रहे हो, तो किसी भी व्यक्ति को हेजिटाइज होने की जरूरत नहीं है। हमारा लक्ष्य पूरा होना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि आप इन 9 दिनों के अंदर अपना खुद का कंसल्टेंसी का काम चालू करो और पैसा वसूल करो। समझ में आ रहा है? इससे सर। आपका फायदा होगा। इस क्लास का लक्ष्य यही है कि आप खुद से प्रिडिक्शन करना चालू कर दें, लोगों के उपाय देना चालू कर दें, आपका हाथ साफ हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, और आपका अनुभव बढ़ता रहेगा। क्योंकि जब भी हम काम करते हैं तो हमारा अनुभव हमेशा बढ़ता है। सही है कि नहीं है? अगर काम ही नहीं करेंगे तो अनुभव कोई बढ़ेगा क्या? अब नितिन सर को देखो, हाँ कितने सालों से डॉक्टरी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अभी उनको फिर जाना होगा ना, जाना है ना सर? हाँ, चश्मा लग गया, अभी भी कर रहे हैं आराम से काम, क्योंकि अनुभव आपका लगातार बढ़ता रहता है। तो काम करना है। अभी कोई बोले कि सर हमारे पास तो कंसल्टेंसी नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे? अपने घर वाले हैं ना निःशुल्क कंसल्टेंसी वाले, हाँ सबको बिठा लो कि लाओ अब आपकी कुल्ली प्रिडिक्शन मैं करूंगी। हाँ, हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गया, हाँ चाचा हो गए, इधर पड़ोसी हो गए, जो आपके करीबी आदमी उसको बिठा लो कि मैं करूंगी तुम्हारा कंसल्टेंसी। स्टार्ट। अपना काम तो बनना चाहिए ना। हाँ, हम भी ऐसे ही किया करते थे, 2016 में हमने खूब किया है कंसल्टेंसी फ्री फोकट में। हाँ, फिर जाके 2017 से हमारा काम स्टार्ट हो गया। तो आप पहले काम करना चालू तो करो, फिर सारी की सारी चीजें बन जाती हैं। लेकिन आप निकलो, ऐसा ना हो कि सर हम किससे बात करें और हम तो शर्म आता है। अरे शर्म आएगा तो कैसे काम करोगे? स्टार्ट कर दो, घर वालों को पकड़ लो। जो व्यक्ति दिन में 4 बार फोन करता है उसको बोलो कि तेरी कुंडली भेज, हाँ कि क्या कि मैं प्रिडिक्शन करना चाहती हूँ फ्री फोकट में। 2-4 लोगों की कुंडली प्रिडिक्शन करो, लोग बोले क्या मस्त बता रही है यार, ले मेरे बेटे का बता कि हाँ अब दे 100 रुपया, हाँ चार्जेस हो गए 100 रुपया। हाँ, ये बस ये काम चालू हो गया। और कोई भी व्यक्ति, मैं बता रहा हूँ, आपसे काम करवाएगा तो पैसा देकर जाता है। अच्छा, पैसा नहीं देके जाएगा तो आपको कुछ कुछ ना कुछ तो देगा ही देगा। ये आप लिख के रखो, कोई भी व्यक्ति कभी किसी से निःशुल्क नहीं लेता। सही है कि नहीं है? वो काम करवाएगा तो वो कहीं ना कहीं आपको समझेगा, कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंड करता ही करता है कि नहीं यार इस व्यक्ति ने हमारे जीवन में काम किया है। और आपको लगता है कि हमें स्टार्ट करना है, 100 रुपए 200 रुपए। मेरी फर्स्ट कंसल्टेंसी का फीस पता है क्या था? आप हंसोगे। हाँ, आइडिया कुछ कुछ आइडिया है? पहली कंसल्टेंसी का फीस मेरा था 50 रुपया। हाँ। हाँ, हाँ आप इस्माइल करोगे कि भाई 50 रुपया वो मेरे लिए इतना इसलिए महत्वपूर्ण था कि मेरी आज भी मैं देखता हूँ कि मेरा पहली बार पेटीएम 50 रुपए का आया तो मेरे को खुशी से भर गया। इसलिए कि हाँ, जैसे चंद्रानी मैडम बोल रहे 10 रुपये हमारा था, हाँ बहुत अच्छी बात है। 50 रुपये मेरा पहला फीस था 2016 में, है ना, 17 में, 16 तो हमने फ्री में किया है, 17 में 50 रुपये मेरा पहला फीस था। तो मेरे पास इतनी सारी कंसल्टेंसी आई 50 रुपए में, खूब लोग देते हैं, हाँ काम की कमी थोड़ी है। अच्छा, इससे मेरा उसी महीने के अंदर मेरा फीस हो गया 300 रुपया, सेम महीना, एक महीना लगा मुझे, 50 से मेरा 300 हो गया। इतनी कंसल्टेंसी आई कि मेरे को मना करना पड़ा। 50 रुपए में पहले ही दिन 10 कंसल्टेंसी मैंने हाथ जोड़ ली कि मैं नहीं कर रहा। हाँ ना, टाइम लगता है 2-2 घंटे का। तो बोले कि सर करो, हम 100 भेज देंगे। मुझे लग गया 100 रुपए का वैल्यू हो गया अपना। हाँ, तो शेयर मार्केट में पैसे बढ़ते हैं ना, वैसे मेरा एक महीने में 300 हो गया। तो ध्यान दीजिए चीजों को लेकर कि आपको स्टार्टिंग हमेशा कम से करना है, उसके बाद आपके पास काम आना चालू हो जाएगा, और काम आने के साथ साथ आपका अनुभव बढ़ता जाएगा। तो हमेशा जीवन में ध्यान रखें कि आपको स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। सही है कि नहीं है? लोगों को स्टार्ट नहीं मिलता। छोटा बच्चा पहले दिन है ना मैराथन में नहीं दौड़ता है, छोटा सा कदम बढ़ता है और गिरता है।
हाँ, तो 50 रुपए मैंने कहीं कुंडली पे गलत काम किया होगा, लेकिन किसी ने मेरे को गाली नहीं दी। वो बोले 50 रुपए तू ले रहा है यार, छोड़। हाँ, इससे क्या होगा कि अपन भी सीख जाएंगे और अपन को गालियां भी नहीं सुनने को मिलेगी। सही है कि नहीं है? फिर आपका धीरे धीरे अनुभव बढ़े, तो आपका अनुभव धीरे धीरे आपका फीस वृद्धि होना चाहिए। तो मैं ऐसा समझता हूँ, जिस तरह से मैंने अपना जीवन जिया है और जिस तरह से मैंने अपना कर्म क्षेत्र एज ए करियर बनाया है, तो मैं आपको वही सलाह दे सकता हूँ कि पहले मैं खुद को जानूं फिर आपको सलाह दूं। तो मैंने तो ऐसा ही स्टार्ट किया है। हाँ, तो उसके बाद से आपको भी ऐसे ही स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करना बहुत जरूरी। उसके पहले 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली का प्रैक्टिस किया हूँ लगातार, रोज कम से कम 4 कुंडली। आप मान सकते हो, डेली, एक भी रुपया। अच्छा, वो लक्ष्य ही नहीं था कि हम पैसा कमाने आएंगे इस फील्ड से, लक्ष्य था ही नहीं कि कुंडली प्रैक्टिस करना है। रोज 4 कुंडलियां चाहिए, रोज 4 कुंडलियां चाहिए। आस पास पड़ोस घर वाले ये वो सबकी देख डाली, रोज 4 कुंडली चाहिए। नहीं हो तो नशा चाहिए। हाँ भैया, 4 कुंडली का नशा चाहिए। हाँ, फिर कोई भी ग्रुप में मिलता था, हाँ आपकी कुंडली देखने, हम देखेंगे। अब जब नशा ऐसा चढ़ गया ना, तो फिर आप देखो, फिर रिजल्ट बदल जाते हैं। चीजें क्लियर है? तो अपने जीवन में ऐसा नशा डालो कि हमें कुंडली कैसे हमारा कार्यक्षेत्र स्टार्ट नहीं होगा। हम तो प्रिडिक्शन करेंगे, आज जेमिनी के चर कारक हमारे घर में 5 लोग हैं, सभी का देख देंगे। कोई दिक्कत है? हाँ, रोज आपकी मम्मी फोन कर रही है उधर से, तो उनकी कुंडली मंगा लेंगे। लाओ मम्मी, आप इतना बात करते हो, आपकी कुंडली दो। हाँ, स्टार्ट हो गया काम, वही से स्टार्ट हो गया, घर वाले से स्टार्ट हो जाता है। चीजें क्लियर? कोई तो आपके जीवन में होगा ना जो आपको मोटिवेट करता है, तो स्टार्ट हो जाते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि इस 9 दिन के वर्कशॉप में आप क्विक प्रेडिक्शन करना सीखे। पहली चीज तो ये, लोग प्रभावित पता है कैसे होंगे कि आप पहला ही पॉइंट बोलो और वो सही हो। आज भी यहाँ पे हम हमारे से ऑफलाइन कंसल्टेंसी लेने आते हैं ना, तो ऑनलाइन का तो बात अलग होता है, लेकिन ऑफलाइन में भाई साहब आगे बैठ गए। हाँ, अब पहला ही बात आपको वो सही बोलना पड़ता है। हाँ, तो अभी परसों 2 आदमी आए थे ऑफलाइन कंसल्टेंसी में, बस पहला ही बात बहुत सही पकड़ में आया। अच्छा, पहला ही बात सही पकड़ में आ जाता है ना, उसको सीधा बोल दिया कि भैया ऐसा ऐसा चल रहा है, बस वो सही क्लियर हो गया। फिर आपके जीवन में कोई टेंशन नहीं है। फिर हाँ तो वो सर, व्यक्ति आपकी ओरा में है पूरी तरह से, क्या आपने किससे बता दिया। तो वो क्विक प्रेडिक्शन की फॉर्मूलाज हमको सीखना है कि ऐसे क्या फॉर्मूलाज हैं जो पहली ही बात में जाते सही हम उसकी बात पे उसको अपनी ओरा में लेंगे। जब व्यक्ति आपके पास कंसल्टेंसी करवाने आता है ना, तो आप उसकी ओरा में होते हो, ध्यान रखना। लेकिन कैसे उस व्यक्ति को आपकी अपनी ओरा में खींचना है, ये आपका तरीका पता चलेगा कि जब आप उसके जीवन में पहले ही बात सच बोल दोगे। बस वो व्यक्ति आपकी ओरा में है, फिर आप कुछ भी बोलोगे वो मानेगा कि इस आदमी के अंदर नॉलेज है। सही है कि नहीं है? और वो पिन पॉइंट आपको सीखना है। फिर आप पिन पॉइंट प्रिडिक्शन सीख जाओ और आप फिर पिन पॉइंट रेमेडी सीख जाओ। मैं कहता हूँ कोई नहीं आएगा कंसल्टेंसी करवाने, लोग आएंगे, बोले करवाना है। सही है कि नहीं है? तो करेंगे, है ना, वर्क करेंगे। हाँ, किसी का कोई विशेष प्रश्न हो तो बताइए। फिर मैं आज आपको गूगल फॉर्म भेजूंगा, वो फॉर्म सबमिट करवा देना। आप सभी को रिकॉर्डिंग कोशिश में ये करूंगा, यूट्यूब पे ही सबमिट करवाऊंगा। ठीक है? तो आप सभी अपनी उस गूगल फॉर्म में अपना सही नाम डाल के भेजना, जिससे आपको सर्टिफिकेट बनाया जाएगा। ठीक है? स्पेलिंग वही होना चाहिए। मालूम पड़े कि भैया पंचम वास्तु नाम डाल दिया और नाम अमोला उठे हैं, हाँ, तो फिर सर्टिफिकेट पंचम वास्तु से ही मिलेगा। फिर मेरे को मत कहना हाँ पंचम वास्तु का नाम लगा के घूमना। फिर तो वही नाम डालना है जिस नाम से आपको सर्टिफिकेट चाहिए। हमारा रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होता है, आप अपने ऑफिस में वो सर्टिफिकेट लगा के बैठ सकते हो। दूसरा, आपको वही ईमेल आईडी देना है जो ईमेल आईडी आपकी यूट्यूब पे लॉगिन है। तो आज जाके यूट्यूब पे जाके देख लेना, मालूम पड़े कि आपने आपकी आईडी दे दी है और वो आईडी तो 10 साल पहले खत्म हो चुकी थी। आपका यूट्यूब तो किसी और आईडी से चल रहा है। हाँ, तो फिर गुरुजी परेशान होते रहेंगे इधर कि भैया मैं कैसे क्या काम करूं। तो थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो वही आईडी आपको देना है जो आपकी यूट्यूब आईडी पे लगा हुआ है। चीजें क्लियर है? हाँ, बाकी आपका नाम बाकी मैं सब सेट कर लूंगा। फिर भी कुछ मिस्टेक होता है तो हम ही, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम यहाँ पे सीनियर सिटीजन लोगों के साथ हैं और हो जाता है मिस्टेक, क्योंकि टेक्निकली लोग शार्प नहीं होते। लेकिन कोशिश ये करें कि हम थोड़ा सा अच्छा प्रयास कर सकते हैं। हाँ, गर्ग साहब, प्रवीण कुमार गर्ग साहब। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार मैम। हाँ, हाँ सर, ये जो आपने YouTube आईडी का बताया ना, कैसे चेक करेंगे YouTube पे कौन सी आईडी लगी हुई है हमारी? एक बार सेटिंग में जाओगे यूट्यूब की ना, आपके घर में जी किससे जी, भी बोल देना कि मेरा यूट्यूब कौन सी ईमेल आईडी से लॉगिन है, चल रहा है ना, ठीक तो है। कोई भी बता देगा। वैसे जो भी आपकी आईडी है एक बार चेक कर लेना, सेटिंग में जाके दिख जाता है
कि प्रवीण कुमार गर्ग 9@gmail.com, कुछ भी ऐसा होता है वहाँ पे, ठीक है, तो दिख जाता ठीक है। नहीं हो तो फिर मैं आपको करूंगा इसी कैचअप, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, तो आज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हाँ, हमारी क्लास का लक्ष्य क्लियर हो रहा है ना। 9 दिन के अंदर प्रिडिक्शन सीखना है, रेमेडी सीखना है, और कंसल्टेंसी चालू हाँ करना है कि नहीं करना है, करना है 9 डेज के अंदर ही। अब वो फर्क नहीं पड़ता कि फ्री कर रहे हो कि पेड कर रहे हो, बस चालू करना है तो करना है। आप फ्री चालू करोगे, ऋषि पाराशर जी बोलते हैं कि 12th हाउस का अर्थ होता है फ्री फंड बांटने का, और फिर भाव 12 से भाव 12 तो बोलते हैं 11th हाउस। भाव 12 से भाव 12 बोलते हैं 11th हाउस, कि जब आप लोगों को निःशुल्क बांटते रहोगे तो एक दिन आपको लाभ प्राप्त होना चालू हो जाता है। सही है। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी में लोग पहले झंडे पकड़ते हैं कि हाँ बीजेपी आरएसएस, फिर एक दिन उसको बिठा देते हैं कि जाओ तुम सचिव हो, तुम अध्यक्ष हो। तो एक दिन तो ऐसा मोमेंट आता है कि आदमी को अपने जीवन पे उसका फल मिल जाता है। तो आपको निःशुल्क चालू करना है, और 50 रुपया 100 रुपया फीस रखो, वो सशुल्क की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन इतना चीज हो जाती है कि आपके लिए स्टार्ट हो गया है काम। एक बार काम स्टार्ट हो जाए फिर नहीं रुकता, फिर लोग और ज्यादा आते हैं। मैं आपको बताऊं, आप जब है ना स्टार्ट करते हो ना पेड कंसल्टेंसी, और लोग ज्यादा आते हैं कि नहीं ये व्यक्ति काम करता है, और आपकी जवाबदारी बन जाती है कि मैंने पैसा लिया है। अब निःशुल्क में क्या जवाबदारी नहीं है, अब मैंने पैसा लिया है 3,333 रुपया। हाँ, किसी ने 4100 रुपये दिया है क्या? हाँ बता देना। हाँ, 3,333 रुपये मुझे दिया है, तो पता है मेरी जवाबदारी है कि मेरे को 8 से 10 दिन आके आपको समझाना है। न कुछ लिया दिया ही नहीं है तो गुरुजी साउथ अफ्रीका के मैच देखेंगे क्या? छुट्टी है। हाँ, क्या करना गुरुजी को, लिया दिया तो है ही नहीं कुछ, और कुछ आपने भी दिया नहीं तो आप बोले कि बहुत सारी क्लासेस चलती है, चलो छोड़ो दूसरा देखेंगे। अतः आवश्यकता है कि कुछ लेन देन हो, एनर्जी एक्सचेंज हो, तो उससे कुछ लगा रहता है दिमाग में। हम अपनी संतान को कितना कुछ देते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है। हाँ, तेने मेरी सेवा नहीं करी, क्योंकि इतना पाला पोसा बड़ा किया, इतना इन्वेस्टमेंट किया, और फिर जाके बोले कि हम आपकी सेवा नहीं करेंगे, तो फिर गालियां देते हैं कि जा मेरा शाप लगेगा तुझे। हाँ, फिर शाप लगता है कि यार इतना मेहनत किया और ऐसा काम कर रहा है। तो ये ध्यान देना है कि हमारा जब एफर्ट लगता है तो उस चीज को हम वैल्यू देते हैं। चीजें क्लियर है? तो आप सभी अपना समय यहाँ पे दीजिए। आपका पेड क्लास है, निश्चित तौर पे हम ये कोशिश करें कि हमारा ये पैसा इस क्लास पे काम करते करते ही वसूल हो जाए। इतना काम हो जाएगा ना, आपके जीवन में खूब कॉन्फिडेंस आ जाएगा ज्योतिष करने का। चीजें क्लियर है? चलिए, ये तो रिकॉर्डिंग मिलते हैं। एस्ट्रो स्ट्रीम पे हाँ। देखेंगे, क्या रिकॉर्डिंग एस्ट्रो स्ट्रीम पे देखेंगे? रिकॉर्डिंग में कोशिश करूंगा कि आप लोगों को यूट्यूब पे ही सबमिट करवाऊं, है ना। अमोल आवटे सर का बहुत दिन से निवेदन था कि सर आप यहीं करवाओ, है ना। चलो, तो कोशिश करते हैं कि मैं आपको यूट्यूब पे प्राइवेट करके भेजूंगा, तो ईमेल आईडी आपको मुझे सही देना है, ठीक है। वो भेजी है ना आपको सर, फिर से भेजनी है? नहीं, मैं एक गूगल फॉर्म भेजूंगा ना, उस गूगल हाँ। फॉर्म को भरना है आपको अभी, ठीक है। अच्छा, हाँ, ओके। उसमें आप सही डाल देना। 4-5 चीजें ही पूछा हूं मैं, नाम, शहर का नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपकी मोबाइल नंबर, हो गया बस, ओके। ठीक है। सर ग्रुप में नहीं आएगा? ग्रुप में ही आएगा ना, ग्रुप में भेजूंगा। नहीं, जैसे ये इसका नया ग्रुप बना है उसी पे आ जाएगी ना रिकॉर्डिंग, जैसे उसी पे एस्ट्रो उसी टीम पे पे उसी आती पे उसी पे ठीक है। हाँ, नहीं मिले रिकॉर्डिंग मुझे फोन कर देना, मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको ग्रुप में ही भेज रहा हूँ। मेरा नंबर सेव कर लेना। आप सभी से निवेदन है, मेरे 2 नंबर हैं। एक पे वो हनुमान जी और उन्होंने की माता का फोटो लगा हुआ है, छोटे बच्चे वाला। हाँ हाँ, तो उस नंबर से मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। और एक पे मेरा खुद का फोटो लगा हुआ है, तो वो नंबर मेरी टीम भी यूज करती है। तो इस बात को ध्यान लगाना है कि वो नंबर 2-3 जगह लॉगिन है। तो आपको मैं अधिकतर रिप्लाई उस वाले नंबर से दूंगा जहाँ पे हनुमान जी वाला फोटो लगा हुआ है, ठीक है। तो उस नंबर पे मुझे आप मैसेज कर सकते हो। चलिए, नंबर तो एक बार डाल दीजिए ग्रुप में। हाँ, मैं उसी नंबर से मैसेज करूंगा अभी, तो वही नंबर सेव कर लेना, ठीक है। चलिए, तो आशा है सभी को अच्छा लग रहा होगा क्लास। फिलहाल आज के लिए इतना ही है, कल वापस मिलते हैं 6 बजे आगे की बात करने के लिए। हाँ, जी, पूनम मुझे सिंह मैडम। हाँ, हाँ जी ना, मुझे जो हम इसमें प्रिडिक्शन करते हैं वो D1 चार्ट या D9 चार्ट को कंसीडर नहीं करते, सिर्फ आरूढ़ सिर्फ लगन देखते हैं। हाँ, सिर्फ आरूढ़ लगन और कारकाश कुंडली, ठीक है। अभी जो चर कुंडली बनाया ना अपन ने, चर जी जी कारक, आपको उस जी। पर फोकस करना है। फिर मैं आपको आरूढ़ लगन सिखाऊंगा, और उसके बाद उसमें राजयोग देखना सिखाऊंगा। इसमें D9 का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, और हाँ, नक्षत्र को कंसीडरेशन नहीं होता?
इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें क्विक प्रेडिक्शन करेंगे अपन तुरंत, ठीक है। जी इसमें कुछ अलग चीजें होगी सर जो ये पाराशर में काउंट नहीं होता है, ठीक है। सर ये D1 और D9 क्या है? कुछ भी नहीं है, हाँ वो छोड़ अच्छा दो। हाँ, पब्लिक प्रश्न पूछती रहेगी, आपको ध्यान नहीं लगाना है ना। अच्छा हाँ, चलिए, तो मिलते हैं कल वापिस ठीक शाम को 6 बजे। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय जय श्री राम। थैंक यू सर। जय श्री